रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज 20 ज़िकाद है और 20 जून है, पीर है, और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहले टीवी और i14 न्यूज़ से। हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक हालात हाज़रा पर मबनी। उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी, वो भी उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मूसवी भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह वीकेंड के बाद काफ़ी अपडेट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल अहमियत की हामिल हैं, और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, एक तो कल शाम को या कल रात पाकिस्तानी टाइम में 9 बजे का एक ऐलान किया गया था महंगाई के हवाले से एहतजाज का। उस पर बात करेंगे कि क्या उसमें नताइज इमरान खान या पीटीआई को मिले। डीजीआईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट के हवाले से कुछ खबरें थी, और एजाजुल हक जो हकीकी बेटे हैं ज़ियाउल हक के, उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, और कुछ देर पहले मजलिस वादत मुस्लिमीन और पीटीआई के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ। इंशाल्लाह उस पर भी यकीनन तफसीलात मूसी भाई के पास भी होंगी, तो उस पर भी ज़रा बात करेंगे कि किस किस्म का ये मुआहदा है और क्या फ़ायदा होगा ख़ास तौर पे MWM को इसमें। लेकिन उससे पहले और एक और अपडेट यहाँ के हवाले से, ट्रेन जो मुलाजमीन हैं उनकी हड़ताल है यूके में, और कल जुमेरात और फिर हफ्ते को यह हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पर जो इंग्लिश मीडिया है उस हड़ताल से बारे में, और वो जो मुसाफिर हैं उस मुश्किलात के बारे में इस बार थोड़ा सा फिक्रमंद है। तो उस पर भी अगर कोई अपडेट हुई दौरान प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन आज शाम तक सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूसवी भाई के पास क्या है। जी मूसवी भाई। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन की जिस तरह से इल्म है कि जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में हम अपडेट करते चले आए हैं, और आज भी जो है उसको अपडेट करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज हुआ है, और पारा चनार में मुस्तकिल जो है वो एक आशूर जैसा समा है, जो है वो मुकम्मल एहतजाज हो रहा है। जनाब सकीना बिनतुल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहा की शान में गुस्ताखी करने वाले करम एजेंसी के रिहायशी मलून सुल्तान गुल के खिलाफ जो है वो तमाम शिया व सुन्नी मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम के सैकड़ों अफराद ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ऊपर चाइना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली है, और वाक़े के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इज़हार करते हुए इंटरपोल के ज़रिए से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। वो मुलाज़मत के हवाले से जो है वो इस वक़्त अरब अमारात में मुक़ीम है, और उसने वहाँ से जो है वो एक वीडियो के ज़रिए से ये गुस्ताखी की है। तो इस पे पूरे मुल्क में इज़्तिराब पाया जाता है, और शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मज़म्मत हो रही है, और मुतालबा किया गया है कि इसको जो है वो इंटरपोल के ज़रिए से लाया जाए, और इसको सज़ा दी जाए, और इसको बाकायदा हम कहेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि अमूमन इस तरह के जो मामलात होते हैं वो मज़हबी अय्याम के अंदर, चाहे वो माह मुबारक रमज़ान हो या मुहर्रमुल हराम हो, इन अय्याम में जो है वो इस तरह की गुफ्तगू होती है। एक बिल्कुल एक ऐसे माहौल में कि जिस वक़्त सिर्फ़ सियासी बाज़ार गर्म है, और ऐसे वक़्त में एक शख़्स इस तरह की गुफ्तगू करता है, इस तरह की बातें करता है, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्यों मुल्क के अंदर जो है वो एक माहौल ख़राब करने की साज़िश की गई है? क्यों ये सब किया गया है? तो इसको ना सिर्फ़ गिरफ़्तार किया जाए, बल्कि इसके हक़ाइक़ पर से भी पर्दा उठाया जाए, और वो पूरी सिर्फ़ ये मामला सिर्फ़ मिल्लत तशय्युअ से मरबूत नहीं है, बाकायदा पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस मामले को रखा जाए कि इसके पीछे कौन है, और ये अमारात में बैठ के वहाँ से जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों आग लगवाना चाहता है। इस वक़्त शदीद तरीन हालात ख़राब हैं, पारा चनार के गिरदो-नवा के अंदर एहतजाजात हो रहे हैं, और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ उसको हमने अभी आपकी खिदमत में रिपोर्ट किया। इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। तुर्की से वाबस्ता दहशतगर्दों की आपस में झड़पें हुई हैं, और इसमें जो है वो तकरीबन 2 दर्जन तक जो है वो लोग जो है इसके अंदर हलाक हुए हैं। और ये शाम के सूबे हलब के इलाके अल्बाब में तुर्की से वाबस्ता दहशतगर्द जबहत शामिया व अहरार शाम, ये 2 दहशतगर्द ग्रुप हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुसलसल वहाँ पर मुसलमानों के खून से हाथ रंग रहे हैं। इनमें आपस में झड़पें हुई हैं, और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद लोग जो है वो इसकी भेंट चढ़ गए हैं। इसके अलावा जो है वो हिंदुस्तान में जो तौहीन रिसालत की गई,
जो अनुपम शर्मा ने, और उनके साथ दूसरे एंकर ने जो तौहीद रिसालत की, और उसके बाद अनुपम शर्मा के लिए खबर ये आ रही थी कि वो कहीं रूपोश हो गई हैं, और बम्बई पुलिस जो है वो छापे मार रही है दिल्ली में, और इधर-उधर ढूँढा जा रहा है, वो मिल नहीं रही है। और उसके बाद जो है वो अभी अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में बीजेपी के लीडर के हाथों पैगंबर इस्लाम की शान अक़दस में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ यमन के सूबे सना में मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने लाखों की तादाद में जमा होकर एहतजाज किया है। और ये तमाम चीज़ें जो कि पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है, एक अफसोस पाया जाता है, इसके ऊपर सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। हुकूमत का कहना है कि तवानाई के शोबे में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हम फ़रोग़ दे रहे हैं। एलिबैथ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बिजली की वजारत के राब्ता दफ्तर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के बिजली के वजीर खुर्रम दस्तगीर इतवार के रोज तवानाई के शोबे में ईरान के साथ ताउन की तोसी के लिए ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए ईरान के दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। और वो अपने दौरे तेहरान में तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़, खास तौर पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईरानी बिजली की सप्लाई के बारे में ईरानी हुकाम से गुफ्तगू करेंगे। ये एक ऐसे वक्त में है जो कि ईरान से कोई 4 या 5 मुल्क जहाँ उनकी सरहदें लगती हैं, उन सबको जो है वो बिजली वहाँ से सप्लाई होती है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की अगर उन्होंने उनको ऑफ़र भी की थी कि आपकी हम एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो अगर ये वहाँ से मुआहिदा हो जाए और इसमें प्रॉब्लम ना हो। कि हम इसके साथ ये भी आपको कहते चले कि जो रूस ने 30% छूट दी है ख़ाम तेल में और कोयले की पैदावार में, तो हिंदुस्तान ने उसमें तकरीबन $2 अरब से ज़्यादा की जो है वो इस वक़्त खरीदारी की है। एक ऐसे वक़्त में जो कि रूस के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, मगर हिंदुस्तान को जो है वो अमेरिका ने बाकायदा छूट दी है, और ये कहा है कि सिर्फ आपने रूस के साथ तिजारत में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखानी है, आप उससे अपनी ज़रूरत के लिए ले सकते हैं। तो जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं, आप तो उनके फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे हैं, अपनी तमाम चीज़ें, और वो सारी अगर एक ख़ारिजत पॉलिसी मज़बूत हो, तो हम भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को रूस से भी और ईरान से भी लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करके, जो पाकिस्तान एक बहरानी कैफ़ियत से दो-चार है, उससे निकाला जा सकता है। अब देखते हैं आने वाले अय्याम में हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होती हैं और क्या मामलात चलते हैं। फ़लस्तीन से खबर है कि एक सऊदी बाशिंदे ने 2 फ़लस्तीनी लड़कियों को गाड़ी से रौंद डाला और कत्ल कर दिया। ये गुज़िश्ता रात तल अवीव में इसराइल मुखालिफ मुहाज़रे के दौरान 2 फ़लस्तीनी लड़कियों से को कुचल के जो है वो मार दिया गया है। इसके अलावा कैस्पियन साहिली रियासतों के सरबराही इजलास में ईरान को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनके सदर को दावत दी गई है। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अशवाबाद में कैस्पियन साहिली रियासतों की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इस मुल्क के सदर की जानिब से इस्लामी जमहूरियत ईरान के बाज़ाब्ता दावत की तस्दीक की है। ये तमाम चीज़ें हैं, और उसके बाद जैसे-जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, उसमें दुआए ज़हरा केस के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक़्त अपने सेगमेंट को यहाँ पे रोकते हैं और बढ़ते हैं फारूक भाई की तरफ। जी, मेहरबानी। और अभी तक जो ट्रेन स्ट्राइक्स के हवाले से मैं अपडेट दे रहा था, वो हुकूमत के और जो रेल यूनियन के जो ओहदेदारान हैं, उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और अभी तक ये जो मामला है वो हल नहीं हो सका, और लग रहा है कि अवाम इसमें दोबारा रुलेंगे, और यहाँ पर यकीनन अपने मुतालबात के लिए एहतजाज भी होते हैं, मुज़ाहरे भी किए जाते हैं, हड़तालें भी की जाती हैं। और यहाँ हुकूमत किस तरह से हैंडल करती है, अपने जो मुतालबात उनके सामने रखे जाते हैं, उनको कैसे कंसीडर किया जाता है, और अगर ना माना जाए तो फिर उसके लिए क्या लाएअमल है, इस पर हम यहाँ पर भी, क्योंकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहीं से सीख के हम, या यहाँ के कुछ तौर तरीके हम कोशिश करते हैं, जमहूरी जो अंदाज़ है या जो इंसाफ है, अदालतें हैं, वो हम अपने मुल्क में भी देखना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ, अब मुझे नहीं पता यहाँ के आर्मी चीफ का क्या नाम है, काश ऐसा टाइम भी आए कि हमें वहाँ के आर्मी चीफ से भी कोई इस अंदाज से सरोकार ना हो कि हम GHQ या गेट नंबर 4 के ऊपर, या वहाँ पर जो एक लाइन लगी है और किसके दरबार पे लाइन लगी है, उस बारे में हमें खबर देना पड़े। हाँ, एक दिफा के लिए जो एक आर्मी चीफ की जो अहमियत होती है, उससे कोई नावाकिफ़ नहीं है, उसकी जो अहमियत है वो तो है ही है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो हम दीगर ममालिक में ये जो मामला देखते हैं, काश वो हमारे मुल्क में भी हों। लेकिन फ़िलहाल जब हम देखते हैं कि तरक्की के लिए या कुछ थोड़ी सी मैच्योरिटी के लिए कोई एक कदम उठाया जाता है, लेकिन 10 कदम उससे पीछे हम दोबारा गहरे खड्ड में जा गिरते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो इस वक्त हुकूमत तब्दील की गई वो हमारे सामने है कि इमरान खान की
2018 में हुकूमत आई थी। बहुत से उन्होंने वादे किए, 90 दिन का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, और उनके अंदर उन्होंने बहुत सी जवाब जो हैं वो उन्होंने ढालने की कोशिश की, वजूहात बताने की कोशिश की। बहरहाल जो एक उनका मंशूर था उसके ऊपर वो कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, कितनी गलतियां अवाम ने माफ़ की, कितनी गलतियों पे वो उन्होंने अवाम को गुस्सा था, तो ये सब फैसले हो जाने थे अगर इलेक्शन को होने दिया जाता, रिजीम चेंज ना की जाती। लेकिन मामला ये हुआ कि वो तमाम जो एक सेटअप था वो धरे का धरा रह गया, और नई वो हुकूमत आई है कि जो 13 जमातों को इकट्ठा करके वो हुकूमत बनाई गई। और बज़ाहिर आज भी बिलावल अपना आसिफ जरदारी साहब का ये बयान है कि अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। तो ये जो पाकिस्तान बचाने की कोशिश है, या इससे पहले बिलावल साहब कराची से लेके इस्लामाबाद तक एक मार्च लेकर आए, मरियम साहिबा और हमजा शहबाज ने भी कंटेनर के ऊपर लाहौर से इस्लामाबाद वो महंगाई मुकाओ मुहिम के सिलसिले में बाहर निकले थे। लेकिन जब अब एक ताज़ा तरीन एक बयान आया टॉक शो में, खुरम दस्तगीर खान जो एक अब इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं, नून लीग के एक आला ओहदेदार भी हैं, उन्होंने साफ बरबला कह दिया कि हमें तो ये खदशा था, बल्कि खतरात थे कि अगर इमरान खान रह जाते और अगर उनके अगले नवंबर तक जो आर्मी चीफ उन्होंने बनाना था वो सारा सेटअप हो जाता, तो नैब के जो अदालतें हैं वहां पर भी 100-200 नए जजेस जो थे वो तैनात होने थे, हमारी अदालतों का सिस्टम था वो बेहतर होना था, और हमारी जो क़यादत है या जिन जिन के ऊपर केसेस हैं वो बिल्कुल उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना था, और हमारी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना थी। और उसके बाद ये हमने जो इत्तेहाद किया है, और ये जो भी आपने देखा सर्कस लगी सिंध हाउस में जो बंदरबाट हुई, जो एक दूसरे के ऊपर खूनी इल्ज़ाम लगाते थे, जो एक दूसरे के ऊपर, आपने जरदारी साहब के वो बयानात सुन लिए होंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए, शहबाज शरीफ के हवाले से जो आपने सुना कि वो किस तरह से एक दूसरे पे केसेस करते रहे, और बिल्कुल नाजायज़ केसेस नहीं थे, बिल्कुल सरे महल मौजूद था, बिल्कुल जो ये एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पे माशाल्लाह नवाज शरीफ और उनके बेटे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। तो ये केस ऐसे ही नहीं थे, बिल्कुल उसमें सच्चाई थी। लेकिन इन सबको पसे पुश डाल के अपनी आइंदा के लिए, नस्लों के लिए एक राह हमवार करने के लिए जो आपस में गठजोड़ हुआ है, उसके जो खदशात थे अवाम को, या अवाम ने उस पर नापसंदीदगी का जो इजहार किया, उस पर मोहर सब्त कर दी है कल से खुरम दस्तगीर ने कि भाई हम तो इस वजह से आए, हमारा नामो निशान मिट जाना था अगर हम आपस में इल्हाक ना करते या ये हुकूमत ना गिराते। और अब जरदारी साहब सो ये कह दें कि अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की है, तो भाई ये 2 महीने अगर तो पाकिस्तान पहले से बचा है या बिगड़ा है, ये एक अंधे जो हैं या बिल्कुल आरी जो सियासी तौर पे शऊर रखने से जो भी लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी सरजमीन पे हैं, मौजूद हैं, चाहे किसी झुग्गी में, चाहे किसी महल में, उनको अगर कहा जाए कि भाई आप ये मुआवजा करें कि 2-3 महीने का जो पहले पाकिस्तान था वो कमज़ोर था, या आज जो पाकिस्तान है वो कमज़ोर है, तो हर कोई यही कहेगा कि आज जिस तरह पाकिस्तान की हालत की गई है, डॉलर जो है 210 रुपए तक पहुंच गया है, पेट्रोल जो है वो 250 के करीब पहुंचने वाला है, बिजली जो है या तो आती नहीं है, आती है तो फिर इतने ज़्यादा उसकी पर यूनिट कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की जो उसके मुफाद है बिल्कुल पसे पुश डाल के उन्होंने वो काम किए हैं कि हमारे आइंदा की नस्लें जो हैं वो एक सेटअप में आ जाएं और हमारे ऊपर केसेस खत्म हो जाएं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है नैब तरामीम भी हमने देखी हैं कि किस तरह से और किसी चीज़ के ऊपर उनका आपस में इत्तेहाद हो या ना हो, तो नैब की जो तरामीम है वो भी अजीब व गरीब बताई जा रही है कि करप्शन केसेस में नाअहली की मुद्दत को 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई डील होती है या कोई वादा माफ गवाह बनता है, जैसे फर्ज किया मैं और मूसी भाई जो हैं एक केस में मतलूब हैं और हमारे ऊपर 10 अरब रुपए की करप्शन का चार्ज है, मैं अपने हिस्से का 5 अरब दे के जान छुड़ा लेता हूं, लेकिन मूसी भाई के ऊपर या एक दूसरा जो फरीक है
जिसके ऊपर इल्जाम है उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, यानी आप बरी जिम्मा हैं। एक ही केस में अगर हम मतलूब हैं, मैं अपना हिस्सा दे के जान छुड़वा लेता हूं, लेकिन दूसरा फरीक जो है वो पाक साफ ही है। और ये सीधा सीधा जो हमारे जरदारी साहब के हवाले से, ओमनी ग्रुप के हवाले से कहा जाता है, बहुत से जो उनके केसेस हैं वो डील हो चुके। उनके जो दीगर फरीक थे उन्होंने अपना पैसा दे के, जुर्माना दे के जान खुलासी करा ली है। तो ये सीधा सीधा फायदा जो है वो जरदारी साहब को देने के लिए है। और ये अजीब कहानी है कि कौमी खजाने को 50 करोड़ से कम नुकसान पहुंचाने वाले पर नैब का कानून ही लागू नहीं होगा, यानी 49 करोड़ 49 लाख 49 हजार, ये अगर जिसने करप्शन की है तो वो नैब जो है उसका कुछ नहीं कर सकता। यानी 50 करोड़ के करीब करीब जो भी कोई कर ले वो कोई उस पर शिकंजे में नहीं आएगा। तो इस किस्म की तरामीम की गई हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल बहसने खूबी तरामीम हुई हैं। किस ऐवान में कि जहां शहबाज शरीफ खुद पेशियों पे जा रहा है और अपने बेटे समेत जा रहा है, फर्द जुर्म आयद होने के मामला FIA ने किस तरह से दूर कर दिए वो हमारे सामने है। और अपोजिशन लीडर कौन है? राजा रियाज। तो इतनी बड़ी हंसी और इतना बड़ा जो मजाक हमारे साथ जो किया गया पाकिस्तानी कौम के साथ, और अभी ये कहें कि हमने अपनी सियासत को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान बचाने की कोशिशें की गई हैं, तो ऐसा तो सुन मुझे बोलते हुए सर दर्द हो रहा है। तो इसको फील पाकिस्तानी न जाने वो किस तरह से इसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि मजलिस वादत मुस्लिमीन जो एक ऐसी तंजीम है, ऐसी सियासी तंजीम है राजा नासिर अब्बास साहब की क़यादत में, आज इमरान खान यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात हुई है और बाकायदा एक तस्वीर भी जारी की गई है और कुछ 7 नुकाती पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। और पॉइंट्स ये हैं, यानी जो मुआहदा किया गया है कि वतन अजीज पाकिस्तान की दाखिली वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़, तहरीक पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों की हिफाजत, इसके अलावा इसराइल के हवाले से जो कायदे आज़म की दी हुई गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करने की बात हुई। कश्मीर और फ़लस्तीन के मौजू पर अखलाकी कानूनी नुक्ता नज़र से किसी किस्म का इनहराफ नहीं किया जाएगा। ये इस नुकात में है। एक गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आइनी सूबा बनाया जाएगा। मुस्लिम ममालिक के बाहमी तनाज़ात में मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने की कोशिश की जाएगी और किसी भी के साथ फरीक नहीं बना जाएगा। दोस्त पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी हैसियत हासिल होगी। हमें गुलामी कबूल नहीं। पाकिस्तानी सरजमीन किसी भी मुल्क को फौजी अड्डू के लिए नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसे बयान या ऐसे नुकात हैं जो मुझे दाखिली तौर पे जो एक अहम तरीन पॉइंट लगा वो तो यही है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आईनी सूबा बनाया जाएगा। इसमें मूसिफ भाई पहले इस पॉइंट पे मैं चाहूंगा आपकी राय भी आ जाए जी। कि ये जो मुआहदा हुआ है ये फोटो सेशन तो हम इसे कह सकते हैं या एक ऐसा मुआहदा है कि जिसको चलें PTI के लिए तो बहुत ही मुवाफिक है। उन्होंने तो JUO जमीयत उलमा इस्लाम के शरानी ग्रुप से भी पिछले दिनों मुआहदा किया है। 20-25 उनके उलमा आए हुए थे, वो भी उनकी टोकरी में आ गिरे हैं। मजलिस वादत मुस्लिमीन एक शिया रिप्रेजेंटेटिव जमात है, अच्छी खासी तादाद है। साजिद नकवी साहब की भी एक अपनी से है, लेकिन यहाँ MWM भी काफ़ी कुछ अरसे से वो काफ़ी एक्टिव रही है इन मामलात में। तो ये PTI को तो सरासर फायदा है। उनके दर पे शरानी साहब आए या हमारे नासर जाफरी साहब आए तो हमें क्या फायदा इस मुआहदे से? यानी हमसे मुराद हमारी कौम को इससे कोई फायदा है या आइंदा के लिए हम पुरुमीद हों? कोई सेनेटर होंगे, कोई कौमी सूबाई असम्बलियों के टिकट दिए जाएंगे या कोयटा में लाशें रख के कोई अगर बैठेगा खुदा न खास्ता तो कोई जल्दी हमारी सुनवाई को पहुंचे? क्योंकि ऐसे पॉइंट जो हमारे अपने मसाइल हैं उन पर तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा फिलहाल। बिटवीन द लाइन बिहाइंड द कुछ है तो वो आपको पता हो। जी जी देखिए, बहुत जो आपने पॉइंट्स तफसील के साथ फारूक भाई इस वक्त बयान किए, मुआहदा करने में कोई हर्ज नहीं है। यकीनन तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी है, पहले गवर्नमेंट में रही, आइंदा मालूम नहीं, क्योंकि अब तो ये बात वाजे हो गई, रोजे रोशन की तरह तय हो गई कि लोगों को लाया जाता है, लोग आते नहीं हैं। पाकिस्तान में मेरा तो ख्याल में कभी कोई नहीं आया है, हमेशा लाए गए हैं और अब ये बात खुल गई है। और जिस वक्त जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का इन सब का जिक्र किया,
کہ حکومت پہلے کیسی تھی اب کیسی ہے، عوام بلک رہی ہے، تو کیا شہباز شریف زیادہ ذمہ دار ہیں یا شہباز شریف صاحب کو لانے والے زیادہ ذمہ دار ہیں؟ تو بات تو یہاں پر طے ہو گئی ہے. اگر میں اس کو 2 جملوں میں سمیٹ دوں تو یہ میں نے بلکہ کوشش کی کہ ایک جملے میں سمیٹ دوں. اس کو کون ذمہ دار ہے؟ اس میں لانے والے زیادہ ذمہ دار ہیں یا آنے والا؟ جس کے گردن پہ تلوار ہے وہ تو چاہے گا کہ میرے سارے کیسز ختم ہو جائیں، میں بری ذمہ ہو جاؤں، میری جان چھوٹ جائے، میرے نام انٹرپول سے نکل جائیں، میں آزاد ہو جاؤں، وہ تو چاہے گا. مگر ان کو لا کر بٹھانے والا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو اصل ذمہ دار تو وہ ہے، اور اب وہ چھپ نہیں سکے ہیں، اور اس وقت پوری پاکستانی عوام جانتی ہے، اور جو ہے اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے. اب ایم ڈبلیو ایم پہ جو آپ نے بات کی، اس میں سارے نکات کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، پاکستان کی تمام پارٹیوں کے ساتھ ملت جعفریہ کی بات ہونی چاہیے. اگر ہماری ٹھیک ہے پوری شیعہ قوم کی نمائندگی ایم ڈبلیو ایم نہیں کرتی ہے، تحریک جعفریہ بھی کھڑی ہے اور پارٹیاں بھی ہیں، مگر تحریک جعفریہ ہماری ایک جب ہمارا کرنٹ شیعہ اجلاس ہوتا ہے اس میں تمام پارٹیاں بیٹھتی ہیں، تمام سربراہ بیٹھتے ہیں، اور پوری ملی قومی جو پالیسیز ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر ایم ڈبلیو ایم نے وہ کیا ہے تو اس میں شیعوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو ایم ڈبلیو ایم کا نہیں. ایم ڈبلیو ایم بھی شیعوں کے لیے ہی بات کرے گی، تحریک جعفریہ بھی کرے گی، پاکستان کے لیے بھی کرے گی، شیعوں کے لیے بھی کرے گی، اہل سنت کے لیے بھی کرے گی، ہر پاکستانی کے لیے کرے گی. تو ایم ڈبلیو ایم نے انیشیٹ لیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، سوائے ایک پوائنٹ کے جو کہ قانونی طور پر اپلیکیبل نہیں ہے. اس پوائنٹ کو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اٹھایا. آیا گلگت اور بلتستان میں گلگتی اور بلتی حضرات کے ووٹ بینک قابو کرنے کے لیے شاید انہوں نے رکھا ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ایم ڈبلیو ایم کے جو ہمارے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ ہم شو بھی کرتے ہیں، اور اگر یہ بات جو کہ جیسی ہے اس کو ویسے بیان کرنا ہے، تو اس پر میں متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی اس کے اندر پیچیدگی ہے. گلگت اور بلتستان کو آپ الگ صوبہ بنا ہی نہیں سکتے، آپ کو مقبوضہ کشمیر کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پھر اگر آپ گلگت اور بلتستان، کیونکہ یہ پورا ایک جو کشمیر کی اکائی کی ہے، یعنی جو جو انڈیا کا جو قدم تھا 2019 کا، اس کا مطلب ہے وہ بھی حق بجانب تھا، جو اس نے کیا وہ ہاں بھی ٹھیک ہے، اور جو ہاں آپ کرنے وہ والے بھی، پھر یہ بھی جی ہاں، نہیں تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، یہ جھالر ہے، یہ صرف جی باتیں ہیں گلگتی اور بلتیوں کے ووٹ لینے کے لیے کہ جی آپ کو صوبہ دے دیں گے، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے اوپر جو آج ایک 19 گریڈ کا آفیسر اسلام آباد سے جا کر حکومت کرتا ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کا اپنا آدمی ہوگا، ووٹ دے دے پھر آگے دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، ڈیلے اینڈ ڈیفیٹ کرتے رہیں گے اس کو. تو یہ قانونی طور سے اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ یو این او کے اندر یہ پوری ٹیریٹری ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اور اس کا حل ہونا ابھی باقی ہے. چاہے وہ ہندوستان کے زیر انتظام ہو، یا وہ پاکستان کے زیر انتظام ہو، یا وہ چائنا کے پاس ہو. چائنا پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، چائنا کے پاس بھی تو ہے نا کشمیر کا کچھ حصہ، ہوں، چائنا کے پاس بھی ہے. تو یہ جو ٹرائنگل ہے، اور یہ تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان بھی، چائنا بھی اور انڈیا بھی، اور کشمیر کے حصے بکھرے ہوئے میں ہیں. کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے، کچھ ہندوستان کے پاس ہے، کچھ چائنا کے پاس. یہ یو این او کی نگاہ میں، اقوام متحدہ کی نگاہ میں یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اور جو جگہ ڈسپیوٹیڈ ہوتی ہے اس پہ آپ صوبہ اناؤنس نہیں کر سکتے، یا آپ کا صوبہ آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کے اس میں نہیں آتی. انہوں نے بے شک تو یہ جو ہے نا، یہ پوائنٹ کمزور ہے اس کے اندر. پوری میٹنگ کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کمزور ہے کہ یہ غیر قانونی پوائنٹ ہے، صوبہ اور بن یہی سکتا نہیں. ایک ایسا پوائنٹ ہے مصیب بھائی کہ جو صرف ڈائریکٹلی چلے ہماری آبادی سے منسلک، باقی تو انٹرنیشنل پوائنٹس ہیں، جی ہاں، فلسطین اور امت مسلمہ، پڑوسی ممالک، تو نہیں یہ صوبہ، جی فاروق ایک چیز اور، صوبہ بنائے بغیر کیا ترقی نہیں ہو سکتی؟ میرا سوال یہ ہے، اگر گلگت اور بلتستان کے لوگ پاکستان میں دوسری قوموں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ، میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، گلگت اور بلتستان کے لوگ پورے پاکستان میں جتنی قومیں بستی ہیں ان سب سے زیادہ پرامن بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں. وہاں پر تھانوں کے اندر بعض تھانے ایسے ہیں اس میں ایف آئی آر نہیں ہیں، ان کے واہ ریکارڈ ہے 25 سال سے ایف آئی آر نہیں ہوئی ہیں، ایون بلتستان کے اندر. تو کیا بغیر صوبہ بنائے ہوئے ترقی نہیں ہو سکتی؟ کیوں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں صحیح؟ کیوں وہاں پر ہاسپٹلز نہیں ہیں؟ کیوں وہاں پر جامعات نہیں ہیں؟ کیا یہ صرف صوبے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے. فی الحال تو پاکستان میں ہے نا، وہ آپ کی عملداری ہے، وہاں پر آپ کی فوجیں کھڑی ہیں.
تو وہ اگر آپ ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جان و مال عزت آبرو کے لیے پاکستان آرمی میں جانے بھی دیتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو آتے ہیں کہ فلانے کرنل صاحب، فلانے میجر صاحب، فلانے لیفٹیننٹ صاحب شہید ہو گئے، تعلق گلگت یا بلتستان سے تھا، تو آپ وہاں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ وہ پڑھنے کے لیے بےچارے کراچی میں آ کر در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ وہ لاہور کیوں جاتے ہیں؟ وہ اسلام آباد کیوں جاتے ہیں؟ وہ راستے میں چلاس کے مقام پر روک کے ان کی شناخت کر کے وہ گولیاں کیوں کھاتے ہیں؟ آپ ان کو ان کے علاقے میں جامعات بنا کے دیں۔ یہ کہنا کہ جو صوبہ بنائیں گے، جب صوبہ بنائیں گے تو یہ ہوگا، نہ نومن تیل ہوگی، نہ رادا ناچے گی۔ یہ بلکہ جنوبی پنجاب سے بھی بنانا یہ سمجھے نا؟ آسان ہے، وہاں پر جیسے آپ نے آئینی ہاں اور وہ بین ایگزیکٹلی الاقوامی مشکلات بتائی ہیں وہ تو ایگزیکٹلی زیادہ مشکل۔ اچھا ایک اس میں اور پہلو، آج ملاقات ہوئی ہے، یقیناً قوم کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اب تحریک جعفریہ کیا کرے گی؟ یہ بھی ایک کام ہے۔ اب وہ کیا دوبارہ فضل الرحمان صاحب کو اپنا امیر بنائے گی کیونکہ ایم ایم میں یا نون لیگ میں پہلی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ تحریک نون لیگ کے تحریک ساتھ جعفریہ میں اتحاد ہے؟ جی نہیں تو دیکھیے، یہ کیا نہیں کھیل نہیں، ہوگا؟ دیکھیں کیونکہ ہم نے نہیں اکٹھے بھی دیکھیں نہیں رہنا تحریک، نا، ہم نے اکٹھا نہ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ جی نہیں نہیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، بہتر ہے۔ دیکھیں جب انقلاب آیا اور 10 پارٹیاں بنی تو لوگ گئے امام خمینی کے پاس کہ اتنی پارٹیاں بدلی، انہوں نے اچھی بات ہے، سیاسی شعور آ رہا ہے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قومی، میں نے کہا نا، جب گرینڈ شیعہ اجلاس ہوتا ہے، جب ہماری تمام پارٹیاں بیٹھتی ہیں تو قومی مفاہمت کے اوپر ہی بات ہوتی ہے۔ کوئی راجہ صاحب کے اندر یا ساجد صاحب کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ اپنی طرز فکر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، راجہ صاحب اپنی اس سے چاہتے ہیں، ہم یعنی دونوں جو کو ویلکم کرتے ہیں۔ گولز ہیں، یعنی جو گولز ہوں گے وہ آپ کے خیال حتمی میں وہ اس ایک کے ہے، ایک یہ جی ہاں وہ ایک ایک ہے، ہیں، وہ ایک ہے، یعنی طاقت وہ ایک ہے، طاقت کے ساتھ جی ہاں ہوگا۔ وہ، اچھا ہاں وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، پارٹی الگ ہے، کسی کو ان کی لیڈرشپ کا طریقہ پسند ہے، کسی کو ان کا۔ اب جو آپ نے دوسری بات کی، فضل الرحمان صاحب کو نہ ساجد نقوی صاحب نے کبھی قائد تسلیم کیا، نہ قائد بنایا اور نہ قائد ریکارڈ ہے، بنائیں گے۔ آن اتحاد ہے، ریکارڈ ہے ہمارے اتحاد ہے۔ وہ ایک ڈومکی صاحب شاید، یا ایک میں ان کے رہنما کا نام بھول رہا ہوں، ان کا آن ریکارڈ ہے، انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، نمائندہ نہیں وہ تھے انہوں میں نے کہتا وہ انہوں نے وہاں پر کچھ ان کو مکھن پرجوش ہو لگانے کے لیے گئے کہہ دیا ہوگا، ہاں ہاں وہ تھے۔ اس سے کر دیا ہوگا، مگر دیکھیں ایک بڑی سیاسی قوتیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کبھی 9-0 پہ آئی تو کیا انہوں نے الطاف حسین کو اپنا رہنما کہہ دیا؟ اتحادی کہا۔ نواز شریف صاحب 9-0 آئے، اتحادی کہا، دشمنی ہوئی، رون ڈالا۔ تو یہ جب جماعتیں جن کے پاس بڑے بڑے موب ہوتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا موب ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی سیاست سے اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، ان کے نظریے سے اختلاف ہونا الگ چیز ہے، ان کا طرز لیکن تفکر پہ موسی اختلاف بھائی ہونا ہمارا الگ ایک چیز ہے۔ چیز یہ ہے نا کہ دوسری پارٹیاں جو آئی ہیں کہیں گئی ہیں تو انہوں نے کوئی اپنا فائدہ اٹھایا ہے، ہم تو آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں فوٹو سیشن بھی ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہیں کوئی سینٹ کی سیٹ دینے کو ساجد، تیار نہیں ہے، نہیں کوئی ایم سینٹ این کی اے کا سیٹیں، ٹکٹ دینے کو تیار نہیں دیکھیں ہے۔ جی شاید یہ بات میڈیا پہ مجھے شاید نہیں کہنی چاہیے، مگر جو بات ہو گئی ہے تو وہ میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ساجد نقوی صاحب کی جو سیاست ہے بہت ہی متبرانہ ہے، بہت اعلی سیاست ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی اعلی، بہت اعلیٰ درجے کی سیاست ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب کے پاس سے انہوں نے، کون کہتا ہے کہ فائدہ نہیں اٹھایا؟ اگر ساجد نقوی صاحب اس اتحاد میں شامل نہ ہوتے تو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کے اور یہ پورا لاکھوں کروڑوں کا کراؤڈ جا کر سپہ صحابہ میں ان ہو جاتا، کیونکہ یہ نظریاتی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کے چلنا اور ملی یکجہتی کی بات کرنا، ایک دوسرے کو احترام دینا، ان کو مسلمان سمجھنا، ان کی نگاہ میں خود مسلمان رہنا، ان تمام چیزوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ پورے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا، ورنہ جنگ ہوتی پاکستان کے اندر۔ تو چلیں اللہ یہ کرے جی مستقبل ہاں، میں بھی فائدہ ہوتا رہے، اور مجھے تو وہی بات، خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا سین آئے دوبارہ کہ بحیثیت قوم ہمیں دوبارہ ٹارگٹ کلنگ کا وہ اس طرح سے شدت آ جائے یا دیکھیں کوئی دیکھیں یہ ٹارگٹ تو کہیں بھی، کلنگ یہ تو کہیں دھماکہ بھی ہو ہو جائے۔ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ تو دشمن کرتا ہے نا، یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا کام ہے، یہ بعض جگہ پہ ان کی کامیابی بھی ہوتی ہے، بعض جگہ فیلئر بھی ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ بات تحریک جعفریہ یا فضل الرحمان یا ساجد صاحب یا راجہ صاحب ان کے اتحاد بننے یا ٹوٹنے سے نہیں ہے، یہ تو یہ میں دیکھیں اگر 4,500 شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے جو نظریاتی طور پر سپہ صحابہ والوں نے مارے ہوں گے وہ چند ایک لوگ مارے ہیں، اور ان کے بھی چند ایک لوگ مارے ہوں گے جو شیعوں کے ہاتھوں سے مرے، چند ایک۔ یہ سارے بیرونی ہاتھ ہوتے ہیں، نظریاتی اختلافات بہت ہوں گے، ایک بم کی طرح سے رکھے ہوئے ہوں گے،
मगर आजादाना 10-12 लोग रोज मार डालना और सेफ पैसेज में चले जाना और असला आना और टारगेट फिक्स होना और रेकी होना और बंदोबस्त होना, कौन आदमी कहां किस वक्त पहुंचेगा, तुमने मारना है, किस रास्ते से जाना है, पुलिस ने कुछ नहीं कहना। ये बैरूनी हाथ है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया चल रहा होता है। फिर पाकिस्तान आर्मी ने खुदा का शुक्र है आपके सामने उन तमाम ग्रुप्स को पकड़ा और उनको खत्म कर दिया, टारगेट के लिए रुक गई। तो ये टास्क जो है, ये सियासी जमातों, मजहबी जमातों का नहीं है, ये टास्क खालिसतन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका है। लेकिन कोई वारस भी होता है ना मुसीफ भाई, कोई वारस होता है कि हाँ ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेशावर में कोई गिरजा घर पे या किसी चर्च पे कोई हमला होता है, कोई आग लगती है, तो पूरी दुनिया के ईसाई ममालिक का क्या रिएक्शन होता है। तो हम भी ये तवक्कुआत रखते हैं कि हमारा भी कोई वाली वारस हो, इस तरह कोई देखिए हमें भी हमारा, रिप्रेजेंट कर रहा हो, हमें देखिए कोई मुफ्त में देखिए यूज उस ना करता रहे। मेन मकसद ये है। ठीक है, देखिए लॉ उसमें एंड दो ऑर्डर चीजें, वाले जो एजेंसीज हैं उनका काम है, लेकिन ये भी तो हमने देखा है कि 100 कदम पे दूर चौकी है और वहां पर बस से उतार के उनको कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो वो कहाँ किधर देखिए गए फिर? पता उसमें है कि उसमें शिया मर फारूक रहे भाई, हैं तो हम आराम से बैठे रहते हैं, ये भी तो है ना सर। चंद चीजें हैं। देखें, एक तो ये है कि आपका एक मुल्क है, ठीक है, दूसरी जगहों पर मखलूत हुकूमतें हैं, आपका एक मुल्क है। फिर दूसरे मुल्क के मामले में अगर कोई मर्जियत की तरफ से हमेशा कंडेम किया जाता है, बहुत सारे मर्जे आप हमारी वेबसाइटों पर जाके देखेंगे, क्योंकि वहां पर से फारसी में और अरबी में बयान आते हैं, तो यहाँ फिर हमारा मीडिया जो है वो तासुब में उसको कैरी भी नहीं करता। तो यूं डायरेक्टली वो एक मुल्क की किसी भी मामलात में दखल अंदाजी भी हो जाएगी, तो वो अपने तौर पे अपने फोरम्स पे उसको कंडेम करते हैं, और जो वहां सफरा है पाकिस्तान के और ये चीजें हैं उनको भी पैगाम देते हैं कि इसको रोकें। मगर ये चूंकि एक मुल्क के अंदरूनी मामला है, जैसे इस वक्त यूक्रेन और रूस में जंग है, तो पॉप फ्रांसिस आए नहीं आए, पॉप फ्रांसिस ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है और कहा है कि जी आप ईस्टर ईस्टर था उसके ऊपर बमबारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वही चर्च वाले आप भी हैं और वही चर्च वहां पर भी, और एक दूसरे को आप मार रहे हैं। तो क्या व्लादिमीर पुतिन ने बात सुन ली उनकी, एहतराम किया, इज्जत की, हाथ चूमे, खुदा हाफिज, यही किया ना। तो दूसरे मुल्क के मामलात में वो मुल्क की पॉलिसी गालिब हो जाती है। एहतराम करेंगे, अगर हमारे यहाँ से कौम से बयान आएगा या नजब से आएगा, कहीं आएगा, उसका एहतराम किया जाएगा बस। तो बात असल होती है जो आपके इन हाउस जो सियासी कुव्वतें आपकी बैठी हैं वो कितनी मजबूत हैं, उनकी से क्या है। तो हमारी यहाँ पॉलिसी ज़ियाउल हक का एजेंडा चलता रहा, आपके यहाँ जो है वो लोगों को डिवाइड करो और लोगों को बेचो, जिस तरह से अभी अग्निपथ हो चल रहा है। मैं अभी अग्निपथ पे भी आगे बढ़ेंगे तो अग्निपथ पे भी बात करेंगे। तो ये अग्निपथ हम्म, अब हिंदुस्तान की आप समझ में आया, 70 साल से हम बंदे ट्रेन करके बेच रहे हैं, अग्निपथ तो हम्म, अब उनकी समझ में आया है। तो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी रही है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो ये मामला दिगरदू दिखते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। चले अल्लाह करे मुझसे भाई बेहतरी हो इसमें, क्योंकि मुझे तो खदशा यही है। मैं पास को देख के थोड़ा उसमें कंसर्न हूँ, क्योंकि ऐसे फोटो सेशंस मैंने सैकड़ों देखे हैं और आगे फिर बड़े बड़े हादसा सानियात होते रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि नहीं, कौम की इसमें बेहतरी है और हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं, इज्तमाही अगर कोई मसला होगा, हम इकट्ठे होंगे, तो अल्लाह करे आइडियल सिचुएशन इसी तरह हम अमल दरामद हो और हमें बहसियत कौम भी और बहसियत पाकिस्तानी भी किसी ऐसे आइंदा ऐसे किसी जुल्म से दोबारा सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, अब आपकी टेलीफोन लाइंस हमने बल्कि खोली तो हुई थी, आपकी कॉल्स नहीं ले रहे थे, अब आपकी कॉल्स भी ओपन हैं। आपके सामने जो टॉपिक्स हम जिन पर बात कर रहे हैं आप भी शामिल हो सकते हैं। और एक और जो मामला चल रहा है, खुर्रम दस्तगीर की मैंने बात कर दी, इमरान खान साहब ने जो महंगाई का एहतजाज जो इतवार को कल किया था, उसमें अवाम जो है वो बड़े शहरों में अच्छी खासी, क्योंकि वीडियो लिंक खिताब ही था, वो भी आपने देखा। और फिर अगले महीने जो 20-21 MPAs जो मुनहरफीन थे उनके जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, वहाँ पर बाकायदा जलसों का ऐलान किया है PTI ने। और ये भी कहा गया है कि 10 जुलाई से पहले वो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं। तो ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पिछले दिनों DGISPR का बयान, फिर शीरी मज़ारी और असद उमर, ये जो शिकवा जवाबी शिकवा जो मामला चलता रहा है, तो इससे हम ये भांप सकते हैं कि फिलहाल जो मुज़ाकरात या जो गुड बुक्स में इमरान खान पुरुमीद थे कि शायद आए, तो वो लग नहीं रहा कि वो फिलहाल जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जो ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ कोई उनके अच्छे ताल्लुकात फिलहाल बने हैं। और DGISPR का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी
آج بلکہ میں نے خود چیک کیا تو واقعی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں پر کئی لوگوں کے انہوں نے جو جو بلاک کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، ان کے ریمارکس، ان کے خیالات جو ہیں بلاک کیے ہیں، اور بلاک ہونے کے باوجود جو خیالات ہیں عوام کے، ہمارے جو موجودہ قیادت ہے فوج کی، ان کے خلاف ان کے حوالے سے کوئی اچھے خیالات نہیں پائے جا رہے، اور عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ فوج عوام سے ہے، عوام فوج سے ہے، تو یہ جو ایک ڈسٹنس بن گیا ہے، یقیناً اس کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند، جس طرح ہم عوام کو فکر ہے کہ ہمارے پاک فوج کو تو سلام ہے، ان کی جو بارڈر کے اوپر آئے دن دو تین شہادتیں ہوتی ہیں، تو ان کا خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے ہمارے سے افضل ہے، وہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ فکر اور یہ سوچ خود اعلیٰ فوج کی قائدین کو کیوں نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے۔ باجوہ صاحب کی اگر ٹسل کوئی چلی تھی عمران خان صاحب سے، یا ان کے کچھ مطالبات تھے، تو انہوں نے اتنا بڑا، وہ آئے دن عمران خان کہتے میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا یہ ہو جائے گا، میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا یہ ہو جائے گا، رجیم چینج ہوگی تو یہ ہو جائے گا، تو ان نیوٹرل صاحب نے اتنا بڑا، جب ان کے سامنے ایک منظر کشی پیش کی جا رہی تھی، اور آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ 200 سے اوپر ڈالر پہنچ گیا، قائدین کے کیا ان کی ترجیحات تھی، خرم دستگیر نے بتا دیا، ملک کی سرداری کسی کو نہیں تھی، تو بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ ایم کیو ایم کو ابھی سیٹی نہ مارتے، آپ جو وہ باپ پارٹی کے کچھ لوگ تھے ان کو سیٹی کیوں ماری آپ نے؟ وہ کبوتروں کی طرح اڑ کے دوسری چھتری پہ جا پہنچے۔ تو یہ تو معاملہ ہے، آپ لانے والے تھے، آپ کے پاس طاقت تھی تو آپ تھوڑا صبر کر دیتے، اور اس پر یہ جو ملک کو اب وہ سارے معاملات کو فیس کرنا پڑا ہے، 22 کروڑ عوام اس کے اندر پسی چلی جا رہی ہے، تو اس کا یقیناً جو برڈن ہے، جو بار ہے، وہ جہاں ہم سیاسی قائدین کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم اس سے پہلے کے جو سابقہ جرنیل گزرے ہیں، جی ضیاء الحق نے بہت غلط کیا، یا مشرف صاحب خود اقرار کر چکے ہیں، بلکہ معافی مانگ چکے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، این آر او دیا، تو بھائی یہ جو موجودہ غلطیاں کر رہے ہیں، آج وہ دور نہیں ہے نا کہ ہم بس پاک فوج کو سلام کر کے چوم چاٹ کے ہم رکھ دیں، بالکل سلام کریں گے جو بارڈرز پہ ہیں، لیکن جو قائدین غلطیاں کر رہے ہیں ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانا، یا ان کے بارے میں ان پر بات کرنا، یہ بھی ایز اے پاکستانی ہمارا حق ہے، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں بلاک کرنا پڑ رہے ہیں، پاکستانیوں ہی کے جو آپ فالوورز ہیں ان کو کیوں آپ بلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنے ہی پاکستانیوں کے جو اکاؤنٹ سے ان کو بلاک کرنا پڑ رہا ہے، تو اس پر آپ اس میں بھی سوال بتائیے رکھوں کہ گا، اب کیا قیادت کو کیا آپ سوچنا چاہیے؟ اب بھی نہیں سوچ رہے، اب بھی محاذ رائی ہے، اب بھی وہ پچھلے دنوں آ کے کہہ گئے کہ نہیں سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے، ہر چیز اب اس کی عملی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی سازش ہوئی نہیں، مداخلت ہوئی تھی، مداخلت نہیں ہوئی تو پھر سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اچھا موسیٰ اس میں بھائی۔ اس کو میں کسی اور اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں فاروق بھائی، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بھی اس کے اوپر میرے ساتھ جو ہے وہ ذرا اس کے اوپر کرتے ہیں ہم لوگ بات۔ آیا یہ سب اتنا سادہ ہے جتنا ہم کو نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ٹسل ہو گئی تو سیٹ اپ چینج ہو گیا، وہ لوگ آ گئے جو پاکستان کو جنہوں نے نوچ ڈالا، وہ لوگ آ گئے جو نیب کے اندر جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو آ کر شیروانیاں پہنا دی گئی؟ کیا یہ اتنا سادہ ہے کہ کسی سے کسی ایک شخصی اعتبار سے کسی سے جھگڑا ہو گیا اور پورا سیٹ اپ چینج ہو گیا؟ تو کیا اس کو میں اتنا سادہ لوں، یا میں اس پر ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ آیا کیا ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ ہم سے مراد میری ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے فاروق بھائی؟ کیا دانشوروں کی کمی ہے؟ کیا جرنلسٹ کم ہیں؟ کیا اچھے بیوروکریٹ کم ہیں؟ کیا اساتذہ کی کمی ہے؟ کیا پروفیسرز کی کمی ہے؟ کیا تھنکرز کی کمی ہے کہ ہمارے اوپر ایک وزیر اعظم جس پر فرد جرم عائب ہو، جو کہ مجرموں کی طرح کٹہروں میں کھڑا کیا جاتا ہو، اس کو ہم پر مسلط کیا گیا؟ اور ہندوستان میں آ جائیں، جتنے شعبے میں نے پاکستان کے گنائے، اسی طرح سے ہندوستان کے اندر وافر مقدار میں معتدل مزاج لوگ موجود ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایکا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویژنری ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک مودی جیسا گجرات کا سفاق قاتل لا کے بٹھا دیا گیا۔ لوگ چائے والا بھی کہتے ہیں، میں نے بہرحال کبھی دودھ پتی نہیں پی ان سے، مگر مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کوئی فوٹیج دیکھی، لوگ کہتے ہیں، مگر میں ان کی حوالے سے اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، مگر گجرات کے اوپر ان پر کیسز ہیں،
اور उनकी सफाकियत सबको पता है। क्या हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी कौम डिजर्व करती है कि उन पर मोदी बैठे, और पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कौम डिजर्व करती है उन पर शहबाज शरीफ बैठे? तो यहां पर मेरा सवाल ही पैदा होता है कि क्या हम आजाद हैं? पहला पॉइंट, आया क्या हम आजाद हैं? तो इसको हमने देखना पड़ेगा, आया जो हम जश्न आजादी दोनों 14 और 15 को मनाते हैं, क्या ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप है या हम वाकई में आजाद हैं? अगर हम आजाद हैं तो फिर हमारी अवामी नुमाइंदगी दोनों जगह नहीं है। दोनों जगह बॉर्डर्स पर फौजें खड़ी हुई एक दूसरे पर गन्ने ताने हुए। ये तो दो भाई थे, जुदा हो गए। दो भाई थे, जुदा हो गए, ठीक है। अब बॉर्डर फ्रेंडली हो जाने चाहिए, ओपन ट्रेड हो जानी चाहिए। एक दूसरे को घुस के मारने का, नफरत फैलाने का कल्चर, एक जबान, एक आधे खानदान इधर आधे खानदान उधर, ये मीडिया से नफरतें फैला के, फौजों के बजट बढ़ा के हम पूरे खत्ते को जमीबोस कर दिया। गुर्बत बढ़ गई, पॉवर्टी वहां भी। फिर दूसरी बात, जिन लोगों का आपने अभी फारूक भाई नाम लिए कि वो मुश्तइल हो गए थे, नाराज हो गए, इसलिए सिस्टम चेंज कर दिया, उनमें से कितने लोग हैं फारूक भाई, मेरा एक सवाल और, जो रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में रहेंगे? जो पाकिस्तान में रहेगा वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। जो पाकिस्तान से बाहर बेल्जियम जाएगा, कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा, कहीं और जाएगा, तो वो मैं फिर वहीं पे घूम के आ जाऊंगा कि हम आजाद, क्या आजाद हैं? अगर हम आजाद नहीं है तो फिर हम किसी के इशारे पे काम करेंगे। इतना सादा नहीं है कि जी किसी से नाराजगी हो गई, सिस्टम चेंज कर दिया उठा के, 12 बजे अदालत खुल गई। ये तमाशा नहीं हो रहा है, ये असल डिक्टेशन आ में रहा है। बिल्कुल सही। ये जो आजादी के हवाले से मुझे लगता है कि जो तो है जिस ओहदे पे, या जो तो है जिसके कोई नीचे माताहत है, वो तो लगता है कि ना सिर्फ आजाद है बल्कि वो मदर पिदर आजाद है। वो जो चाहे मर्जी करे। जियाउल हक का जी चाहा था भुट्टो साहब को फांसी लगा देना, तो उसने कई जो मराहल थे कानूनी वो भी पसे पुश डाल के उसने सब कुछ कर दिया था। मुशर्रफ साहब ने एक बार तो आए थे 99 में, उसके बाद दोबारा इमरजेंसी लगा के, नहीं तो काफ लीग बना के, शौकत अजीज भुट्टो बुला ने के, सब कुछ भुट्टो ने करके। पेपर फाड़े थे। भुट्टो ने वही पेपर ना। फाड़े थे, सफेद सफेद हाथी कहा था। उन्होंने जियाउल हक को मुसल्लत किया था। जियाउल हक भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, जियाउल हक से भी नहीं, कहा जा रहा था ये करो। असल में हमें बिल्कुल सही अपनी मर्जी इंटरनेशनली एक होती है कि आप रजीम चेंज में या आप कठपुतली आगे बन जाते हैं, तोहफे तायफ लेते हैं। लेकिन एक होता है कि बिल्कुल बेबसी में आप जो है वो नहीं, एक एक टोला है ना, एक टोला है, एक बेबसी हाँ, में अब मैं बैठा हूं यहाँ पे बेबसी में कि मुझे गन पॉइंट पे बिठाया गया है। एक मैं अपने शौक के साथ, मुझे भी ये कुर्सी मिली हुई है ना, तो इस कुर्सी को मैं एंजॉय करके मैं अपना मौजूद हूं। तो एक इसमें इतनी बेबसी नहीं है। जिया साहब को अगर मैं कठपुतली मानता हूं। बने थे तो उनको गन पॉइंट पे नहीं, उन्होंने 11 साल मजे लिए हैं। तो नहीं, मजे सब तो लिए, मजे तो लिए, मजे तो लिए, मगर एक ही होता है ना कि जब एक आदमी को पता होता है कि मैं रिटायर्ड हूंगा और मैं फला मुल्क जाऊंगा, मेरे असासे उनके हाथ में है, मेरी औलादें वहां पढ़ रही हैं, मेरे असासे उनके हाथ में है, तो फिर मैं उस लाइन पे चलूंगा, अपने एंजॉय भी करूंगा, अपने तौर से लोगों के साथ ज्यादतियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एक जो ओवरऑल लाइन है उसको टो करते रहेंगे, उसमें अपनी हाँ, मर्जी भी तो अपनी करेंगे, खुशी से करूंगा ना, अपनी खुशी से करूंगा ना, खुशी अपने से। टो हाँ, तो वो खुशी से लालच है करेंगे। ना, तो लालच जी। लालच है ना। अच्छा, जब लालच हम्म। दी जाती है, खरीदा जाता है, तो एजेंडा तो बैरूनी हो गया ना। आप वो देखे तो ना, आगे फिर एजेंडा, एक देखें मफरूर एजेंडे आदमी वाले यहां तो बैठा आप। हुआ है, एक बिल्कुल सही है। मफरूर आदमी यहां बैठा हुआ है, यहां से बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत को डिक्टेशन दे रहा है। होता कौन हम्म। है वो होता कौन है? नहीं, वो कानूनी एतबार से बिल्कुल कौन सही। होता है वो? तो फिर लेकिन आजाद तो है, फिर इसका मतलब है आजाद है वो। माशाल्लाह पाकिस्तान से वो उड़ के आ वो गया आराम आजाद से। है, 22 करोड़ हाँ, आजाद नहीं है। मैंने 22 करोड़ वही की ना। आजादी की वही बात की है, मुजरिमीन की नहीं। वही है। मुजरिम तो वो चंद मैं सौ भी हैं। यही कह रहा हूँ। इस पे तो हम एक पेज पे हैं कि बिल्कुल जो नीचे हैं बेचारे वो कैद में है, लेकिन जो हम्म, आजाद है वो मदर पिदर आजाद है। वो जो जो जी चाहे मर्जी जी करे, जी उनके लिए कोई आइन जी, नहीं है, कोई कानून कुछ नहीं नहीं। है। मेरे साथ कॉलर है, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितनी अजीब सी बात है कि बाज लोग कितने एंटी पाकिस्तानी, एंटी आर्मी हैं, लेकिन अपना नरेटिव नहीं बताते कि हम लोग कितने दुश्मन है पाकिस्तान के। सही। पाकिस्तान के इतने दुश्मन है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए, बिल्कुल बैसाखियों पर चला जाए, इसके पाँव में जंजीरें पड़े, हाथों में जंजीरें पड़े और हम मजबूत हों। मसलन ऐसे हम लोग भी कौन पाकिस्तान बहन, में हमसे मौजूद है। क्या मुराद है आपकी? सियासतदान ऐसी हैं, फौजी? कम्युनिटीज भी है ना पाकिस्तान में, तो साफ फिरके हैं कि हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हम पाकिस्तानियों के मुखालिफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में जंग लड़ रहा है, पूरी दुनिया में जंग लड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे पाकिस्तान की फौज के ऊपर
इल्जामात लगा रहे पाकिस्तान की वो फौज है, पाकिस्तान के ये अभी सिविलियन की हुकूमत है, फौज की हुकूमत नहीं है। अच्छा फौज ने डाके नहीं मारे इतने बड़े, वो 38 टोटल। सच बताएं लोगों को, अगर इतने आप एंटी पाकिस्तानी हैं, एंटी मुस्लिम हैं, एंटी MQM के जरिए जो कराची में तूफान खड़ा हुआ था उसमें आपका भी पार्ट। चले MQM किसने बनाई थी बहन? आप बिल्कुल आधे से सर से MQM किसने बनाई थी? फौजी ने नहीं बनाई थी। नहीं, यूक्रेन में अभी जंग हुई नहीं, अब मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देती। आप मेरे सवाल का जवाब देना। नहीं, आपने इस पूरी हुकूमत को कह दिया कि ये लड़ी जा रही है, इसी तरीके से मुसलमान मुल्कों को कमजोर करके नहीं बहन, इस तरह नहीं ना, मजा नहीं आता इस तरह बहस से कि मुसलमान मुल्क कैसे कमजोर है, कौन कौन कठपुतली है। और ये जो रजीम हुकूमत जो आई है, क्या ये फौज के बगैर आई है, या जो इससे पहले भी जो सिलेक्टेड कहते रहे, यही लोग कहते रहे ना कि इमरान खान सिलेक्टेड था। तो सिलेक्टर कौन है? एक सेकंड मुझे भाई, मैं एक मिनट का क्लिप है नवाज शरीफ साहब का, ये किससे मुखातिब है और उन्होंने कितना खूबसूरत फिर उनको ये फायदा हुआ ये सब कुछ बातें करके। हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, बताएं। जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करनी है, जरूर कीजिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। लीजिए, तो ये देखिए कितने अच्छे सम्राट उनको मिले कि अब इनकी बेटी फौज की तर्जुमान है और ये नवाज शरीफ साहब जो है इनके भाई वजीर आजम है। तो इस तरह से ललकारना, इस तरह से उनको मुखातिब करना, और ये तो मैंने काट दी दरमियान में, तो उनको मैंने इसके कहा ना, सम्राट मिल गए बहन। आजाद नहीं हुए, जी आजाद नहीं जी हुए। सच बोलने का तमगा ये है कि तुम गद्दार हो, सच बोलने का तमगा ये है कि तुम दुश्मन इस्लाम हो। सच जी हाँ, बोलिए, सारे तगमे यहाँ लगाने चाहिए, कोई बात नहीं। जी जी। तो आप जी, बताएं कोई इसका बात क्या नहीं। बिगड़ा है? ये जो बात कर रहा था कि आपने ये हाँ, कर दिया वो कर दिया, तो क्या बिगड़ा इंसाफ का? ये तो वही तो मैं कह बल्कि रहा हूँ। आपके जो साबका जनरल उनके बारे में, उन्होंने मुशर्रफ साहब के बारे में वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं मियां साहब कि जी वो जी, बीमार है तो जाएं जी, बेशक हाँ जाएं, हाँ, वो सब तय क्योंकि है ना, उनको। वो सब हाँ, तो तय ये है, जो क्योंकि आपको वजारतें दे दी, आप हमारे बंदे को फैसिलिटेट करें। तो जी हाँ, बात जी हाँ, बात ये है, यही तो है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था ना, पाकिस्तान के लिए वो खैर ख्वाही करेगा जिसका मरना पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान की मट्टी में दफन होना है, जिसने रिटायर्ड होकर पाकिस्तान में इलाज कराना है, वहां रहना है। जिसने नहीं रहना उससे तवक्को ना करें। अब इसमें दुश्मन पाकिस्तान का टाइटल लगे, कोई लगे, बिस्मिल्लाह। नहीं, ये अगर दुश्मन पाकिस्तान या दुश्मन फौज थी तो आपने तो उनको सब कुछ दे दिया भाई। हाँ, आपने तो सारा टब्बर ऊपर बिठा दिया। तो क्या बिगड़ा इन लोगों का? ये जो बातें कर रहे हैं बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, ये क्या कि वो अफगानिस्तान के किसी फौजी को बात कर रहे हैं वो? जी जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, जी मौला अली मदद जी, बट साहब मोहतरम। मोती भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम मौला अली सलाम। तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन फारूक जज़ाक भाई, आपने भी एक बात की और मोती भाई ने जो बातें की शुरू, जी मैं उस पे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सही हिंदुस्तान और पाकिस्तान जी ये आज़ाद नहीं हुए, ये एक दो मुल्क बने। या 47 जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज़ादी मनाते हैं 14 को भी और 15 को भी, ये वही लोग मुसल्लत हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो पहले जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी चापलूसी करते थे, उनसे उनके कुत्ते नहलाते थे। ये इसमें कोई झूठ है ही नहीं है, सही बात। इस पार हो या उस पार हो, वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को भी बरमाया, हिंदुओं को भी बरमाया, सिखों को भी बरमाया, और आज वही लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किए हुए हैं और ये पता नहीं कितना अर्सा रहेंगे। ये बात मोसी भाई की बिल्कुल दुरुस्त है कि दो भाई जुदा हुए, खानदानों के खानदान जुदा हुए, मर गए, बर्बाद हो गए। आज जब ये सोशल मीडिया का दौर आया, लोग मुख्तलिफ किस्म की वीडियो बनाते हैं, यकीन माने
फारूक भाई, अब कुछ जम्मू से वीडियो आती हैं तो रोना आता है। वो कहते हैं हम कोटली में वहां रहते थे, हम पलंदरी में वहां रहते थे, वो मुसलमान भाई हमारे साथ बहुत अच्छे थे, जब ये वाकया हुआ तो उन्होंने हमारी हेल्प की, हमें खाना दिया और हमें ये। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों की बात करनी चाहिए कि जिस तरह मौसी भाई ने बात की, तो कुछ लोगों के दिमाग इतने महदूद हैं कि जब हम जनरल की बात करते हैं तो वो आर्मी पे ले जाते हैं। जिस तरह आपने बात की ना, करोड़ों सलाम हो उस फौजी के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर इस पार उस पार मरता है, बिल्कुल सर, उसका लव है। बिल्कुल सर। लेकिन आज तक मुझे कोई बताए कि कोई इस पार या उस पार का जनरल कभी बॉर्डर के ऊपर गया, उसने गोली खाई सीने के ऊपर। सिर्फ के ऊपर कब्जा करते हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, या खास तौर पे जो मतनाज़ा इलाका होता है ना हमारा जो रियासत के अंदर, वहाँ आप जाके देखें ना इनकी प्राप्तियां, तो दंग रह जाते हैं। ये रहने वाले कहाँ के होते हैं? कोई सिंध का रहने वाला है, कोई मोस्टली पंजाब के, सारे पंजाब के ये जहाँ आर्मी में ले जाते हैं। इनकी जायदादें देखे ना तो आप घबरा जाएंगे। ये 5-5 रुपए लेके अपनी जगहों के ऊपर उन्हें पार्क बनाए हुए लोगों को देते हैं, ये सच बात है। तो ये एमक्यूएम किसने बनाई थी? अगर हम ज़िया उल हक को फॉरवर्ड करते हैं, जो टारगेट करते हैं, तो ज़िया उल हक को करते हैं ना, आरपी को तो नहीं करते ना। बिल्कुल सर। जनरल बाजवा को करते हैं तो जनरल बाजवा को करते हैं जो गलत करते हैं। सही। तो एक बात बड़े अफसोस के साथ रोता हूँ मैं मौसी भाई, इसके ऊपर पता नहीं क्या होगा। सवाल सारा की जो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा मीडिया ये गंद फैला रहा है, कब इसका फैसला होगा, कब सच्चाई आवाम के सामने आएगी? क्या ये कुछ नहीं कर सकते? इनके पास ताकत नहीं है, ISI के पास ताकत नहीं है, आर्मी के पास ताकत नहीं है। एक 2 टके का जो बंदा जो है ना, उसको जो है ना ला के उसके माँ बाप को नहीं मिलने देता। ये बदमाशों का टोला है। बार बार हम कहते हैं ये बदमाश है, आर्मी के अंदर भी बदमाश है, सिविल में भी बदमाश है। ये बदमाशों का सब लोग अब इसमें बैठे हैं। कल इनके मुंह खुले हुए थे भाजपा के खिलाफ, आज इनके सबके ऊपर भाजपा का हाथ है। ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है। पाकिस्तान को बचाना है तो हकीकत में अपनी बात करनी होगी। आप आर्मी नहीं देखनी है, आपकी आर्मी आपको आजादी करवा के देगी, आप आजाद होंगे नहीं, आजाद होंगे। आपकी आर्मी कुछ नहीं करते, सिर्फ मेडल सजाएंगे, बस तक में सजाएंगे, या ये जो सितंबर बनवाते हैं या 14 अगस्त, यही चलता रहेगा। अगर आपने हकीकी आजादी हासिल करनी है तो हक के ऊपर बात करनी है। आपने ये नहीं देखना है नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या जनरल बाजवा है या कियानी है। इनकी जायदादें देखें। और कल मैं देख रहा था लाहौर में बिलावल हाउस, इतना बड़ा कैमरे की आंख उसको कवर नहीं कर सकती बंदा तो बिलावल हाउस। तो ये लोगों को चाहिए कि लोग क्या करना चाहिए, लोग ये शख्सियत परस्ती छोड़ दें। जिस तरह आपने बात की ना कि बंदा इंग्लैंड में बैठा है नवाज शरीफ और मुल्क चला रहा है, बस यही हाल होगा आवाम का। बस आवाम भूख से मर जाएगी, खुदकशी कर जाएगी, रक्षा जाएगी। अल्लाह याफिज़ है इस मुल्क का। आप मैं और हम जैसे बंदे इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हक हमेशा हक का साथ देना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में आपने जरूर आपने पेश होना है। आज मुशर्रफ का अशर देख लें, वो भी माफिया मांग रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अज़ाब होगा, सबका होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, हर किसी का। अगर हमने हक अदा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गलतियों का अदाला हो जाएगा। अब वक्त है कि अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और इस मुल्क के लिए सोचो, हमारे लिए सोचो। जो रियासत जम्मू कश्मीर को आप टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं, यही भाजपा था जिसने तकसीम किया, यही लोग थे, इन्होंने तकसीम किया। ये माल खाते हैं और पता नहीं कितना अर्सा और खाएंगे। खुदा हाफिज़। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हक परस्तों का साथ देना है, मर जाए देंगे इंशाल्लाह, हम उसे नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मौला अली मदद जी। मूसी भाई देखें जो मैं बात कर रहा था ना, जड़ पे जाएं, जड़ पे जाएंगे तो मसले और क्लियर होंगे। सोशल एक्सपीरियंस किया यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूबर्स ने हिंदुस्तान में भी सोशल एक्सपीरियंस किया, पाकिस्तान में भी सेम काम किया, प्रोजेक्ट सेम था। गो के शायद आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, मगर प्रोजेक्ट सेम था। वहां पर उन्होंने आम कॉलेज के स्टूडेंट को, मैं भाजपा के लोगों को बात नहीं कर रहे खास, जो कि एक पाकिस्तान के लिए भड़काऊ बयान, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत, उनसे नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदुस्तानी पढ़े लिखे, उनके पास गए स्टूडेंट्स के ये झंडा पाकिस्तान का जलाएं इसको और पाकिस्तान पर कुछ कहें। उनका क्यों जलाएं भाई? दुश्मन है, 2 जंगें की हैं, दुश्मन है, नहीं हम नहीं जलाएंगे। अच्छा पाकिस्तानियों को कुछ कहें, मुसलमानों को कुछ कहें, पाकिस्तानी का नहीं, ना मुसलमानों कहेंगे ना पाकिस्तानी कहेंगे। उनका देश अलग है, उनका मुल्क अलग है, वो रहें, आराम से रहें। हम अपने मुल्क को जानते हैं, हम नहीं करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब मीडिया यही काम पाकिस्तान में किया। अगर इंडिया कहें, उनको कहें, हिंदुओं को कहें या इंडियंस को कहें करें झंडा जलाए, नहीं हम नहीं जलाएंगे,
کیونکہ کسی کا بھی جھنڈا احترام کا ہوتا ہے، ہم کیوں اس کی توہین کریں؟ ہم اپنے ملک کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار ہیں، ٹھیک ہے ملکوں میں جنگ ہوئی ہے مگر ہم عوام کے اس پہ نہیں ہے. اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہم امداد کے لیے کھڑے ہیں. ابھی جب ہندوستان کے اندر ہوا تو یہ دی ایمبولینسز کتنی گئی تھی امداد کے لیے، انسانیت ہے. تو اگر ہمارا فوکس ہوتا، ہم آزاد ہوتے، اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے اور ہم پر چور چکار مسلط نہ ہوتے، دونوں جگہ، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں جگہ، اور ہم پر یہ خوخار خون آشام گجرات کے قصائی اور ماڈل ٹاؤن کے قصائی ہم پر اگر مسلط نہ ہوتے، آپ یقین کریں ہم دونوں کے بارڈر فرینڈلی ہوتے، جس طرح سے سویڈن اور فن لینڈ کے بارڈر ہیں، یورپ کے بارڈرز ہیں، کہ کب بارڈر آتا ہے اور کب آدمی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر ایک مصیبت پتہ ہی چلتا. تو ان تمام چیزوں میں ہمارے یہاں فری ٹریڈ ہو رہی ہوتی، الگ ہو گیا ایک اس کو تسلیم کرنا چاہیے نا. اب یہ کہنا کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے، اس پر حملہ کریں گے، اس کو واپس ہندوستان میں لے لیں گے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا. اس میں ایٹامک جنگ ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کبھی نہیں ہوگا. تو یہ حماقت کی باتیں ہیں. اگر جو پازیٹیو تھنک رکھتا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ پاکستان بن چکا، وہ ایک الگ ملک ہے، ہم ایک الگ ہندوستان ایک الگ ملک ہے. آئیں، دونوں کا کلچر ایک ہے، زبانیں ایک ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کے خاندان منقسم ہیں، آدھے آدھے. ہم ٹریڈ کرتے ہیں آپس میں، ہم ترقی کرتے ہیں. ہم کب تک، ورنہ ہمیشہ یورپ کے غلام رہیں گے، ہمیشہ بڑی طاقتوں کے غلام رہیں گے. اگر ہم اپنے خطے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پرامن رہنا ہوگا، کشمیر کے مسئلے کو بھی خود حل کرنا ہوگا. مگر یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم آزاد ہوں گے، جب ہمارے اوپر خون آشام بھیڑیے نہیں ہوں گے. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک آزادی جو دی گئی ہے، وہ سلوگن دیا گیا ہے، حقیقی آزاد کروں ہے، پیر میں زنجیریں پڑی ہیں. ہمارے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہوتے. جی السلام علیکم بھائی اور علی مساوی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امتیاز صاحب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، شکریہ صاحب. آج میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ پروگرام کچھ پک اپ نہیں کر رہا. جی تو میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، میں ایک بات کرتا ہوں. جی جی 2-3 باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن کہ جتنی بھی میں آپ بتاتا ہوں، جنگ جمل سے پہلے جب حضرت طلحہ اور زبیر آئے تھے نا، تو حضرت علی نے گورنمنٹ کا جو وہ لائٹ تھی وہ بجھا کے نا دیا، اس دور کا لائٹ. تو وہ لیمپ جو تھا اپنے گھر والا وہ آن کر دیا. تو انہوں نے پوچھا یہ حضرت علی نے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تھا گورنمنٹ کا لیمپ تھا، وہ گن رہے تھے، کام کر رہے تھے گورنمنٹ کا، بیت المال کا. تو جب چونکہ آپ میرے مہمان ہیں تو لہٰذا میں نے اب اپنا لیمپ آن کر لیا ہے. تو اگر کہتا ہوں ہم نے تو اس کو بنا دیا ہے، ان چیزوں کو وہ بڑے اہم قیمتی اثاثہ ہے. ان چیزوں سے ہم آج کل کے دور میں بڑے مطلب ضرب المثل یعنی مثالیں لے سکتے ہیں، وہاں سے اپنا کیریکٹر جو ہے کردار وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو تو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ اس لیے بھی ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جنگیں ہیں، نہروان، سفین اور جمل، ان سب سے ہم بہت کچھ اگر پیار محبت سے بیان کر دی جائے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. میں جیسے آدمی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے تو بات بہت سمجھنے کے لیے بہت چیزیں دعائیں کرم ہیں. اچھا، اب میں بتا رہا تھا کہ ہم جو ہے نا پاک آرمی جو ہو چکا ہے نا، وہ تو اس جو ہمارے باجوہ صاحب ہے وہ تو اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے کیا تھا یا ضیاء الحق نے جو بھی کیا تھا. تو کشمیر کا جو معاملہ ہے، آپ محبت سب اندر سے تو محبت ہی چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے کوئی کام اچھا کرتے ہیں نا، وہ وہاں سے اور برا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 1947 میں بھی پہلی جو ٹرین خون کی آئی تھی نا، وہ انڈیا سے پاکستان آئی تھی. یہ پاکستان سے انڈیا بعد میں پھر جب 2-3 ٹرینیں خون کی ندیوں بھری آگے تھی نا، مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ آئی تھی 1947 میں. تو اس وقت پھر پاکستانیوں نے بھی یہ کام کیا تھا بعد میں، لیکن پہلی جو ٹرین تاریخ میں ہے وہ ہندوستان سے آئی تھی. تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہم جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے نا کہ ہمارے وہ بھائی ہیں ہندو، لیکن جب تک ہم آفیشلی ان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ والا کام نہیں نہ کریں گے تب تک وہ نہیں یہ باز آئیں گے. اور یہ کشمیر کا کوئی بھی 3 ٹوٹے نہیں کرنا چاہتا. کشمیر اس سچویشن میں، آپ مجھے ایک ورڈ نہیں یاد آ رہا، کشمیر کا ایک سسٹم ہو گیا ایسا. ہم کشمیر میں اس جگہ ایک منزل پہ آ گیا کشمیر کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس میں
آپ پاکستان کی فوج کو یا وائرس صاحب کو نہیں کہہ سکتے کہ جی کشمیر ہم نے 3 حصوں میں کر دیا. نہیں, کشمیر ادھر ہمارے فوجی نہیں ہے, پولیس کا کام چل رہا ہے. ادھر 7 لاکھ فوج ہے, وہ ہالیڈے منانے آئی ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ کشمیر کا معاملہ ہے نا, وہ اس وقت یہی ہو سکتا ہے. اور قبضہ ہم نے نہیں کیا ہوا, قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو لہذا انہوں نے قبضہ چھوڑ, وہ کہتے ہیں جی آپ چڑھوا لیں. تو پھر جیسے اب یوکرین میں انہوں نے حملہ کر دیا تو آپ ہی حملہ کر دیں. اور آپ عوام کو جیسے آپ نے وہ جنگ لڑی تھی پاکستان والی, آپ لڑیں کشمیر آئیں, جو بندے آپس میں گولیاں سیول وار صحیح ہے سر, وہ ساری ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں امتیاز صاحب, بہت ساری باتیں آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں, مگر یہ آپ نے کہا کہ قبضہ انہوں نے نہیں کیا, قبضہ ہم نے نہیں کیا. کشمیر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو قبائلی ہیں وہ کہاں سے انہوں نے چڑھائی شروع کی تھی کشمیر کے اوپر, اس کا ذرا تاریخی مطالعہ فرمائیں. جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوا تو قبائلی ہماری طرف سے انہوں نے چڑھائی شروع کی. یہ جتنا کوٹلی, مظفر آباد, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ قابو کر لیا. آگے جا رہے تھے تو وہاں ان کے راجا نے ہندوستان سے طلب کی اپنی امداد کی, وہ فوجیں آئیں اور اس کے بعد انہوں نے ان پر بھی قبضہ کر لیا. تو ادھر سے ہندوستان داخل ہوا, ادھر سے ہمارے یہاں سے فوج کے بجائے ادھر سے مجاہدین کو چڑھایا گیا. تو کشمیر کے اوپر ادھر بھی اگر یہ پاکستان کا حصہ ہوتا تو کشمیر آزاد کشمیر صوبہ ہوتا, گلگت بلتستان چھٹا صوبہ ہوتا. آج تک 5واں اور چھٹا صوبہ اس لیے نہیں بن سکا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ اس کی تاریخ ہے. لے لیں کالر. بالکل صحیح, ڈراپ ہو گئی. تو یقیناً یہ جو تاریخی, اور جیسے اس میں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن کوئی بھی مسئلہ ہے, جیسے اگر ہم یہ فرانس, جرمنی, انگلینڈ والے یہ بات شروع کر دیں کہ پہلی ورلڈ وار میں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے حملہ کیا تھا, یا ہزاروں اس وقت بھی مرے تھے, لیکن آج یہ جس مقام پہ ہے انہوں نے سیٹل کر لیا, اور یہ بالکل یک زبان ہے اور یک سب کچھ. میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش ہی نہیں کر رہا, میں تاریخی حقائق کشمیر پہ تاریخ بیان کر رہا ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ انگلینڈ وغیرہ, جی ہاں, ٹرین کاٹ کے آئی تھی اور یہاں سے پھر دوبارہ ٹرین کٹ کے گئی, تو یہ اچھی بات نہیں تھی, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے جواب میں یہی بنتا تھا, اگر یہاں سے ٹرینیں کٹ کے نہیں جاتی تو وہاں سے ٹرینیں کٹ کے آتی رہتی. تو اگر ہم شعور نہیں دلائیں گے اور اس پر اڑے رہیں گے کہ تم نے ہمیں مارا, ہمیں وہاں پر اتنا قتل عام کیا, یہی بتاتے رہیں گے, تو وہ بھی گجرات میں کھڑے ہو کر یہی بتاتا رہے گا کہ مغلوں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس نے 17 بار مندر پہ حملہ کیا, فلاں یہ کیا, پھر یہی رہے گا. صحیح. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں حسن بول رہا ہوں لندن سے. جی حسن صاحب, بسم اللہ, خوش آمدید. اس وقت پاکستان میں بہت برا حال ہے لا اینڈ آرڈر کا. جی, میرے خیال سے جو سب سے بیسک چیز جو وہاں صحیح ہونا چاہیے نا, وہ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا سسٹم صحیح. ان تینوں پارٹیوں سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے. ٹھیک, اس کے لیے نئے لوگوں کو ہی آنا پڑے گا. اب وہ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, آ سکتے ہیں. اور ہر انسان کو اپنے میں سے فرونیت ختم کرنا چاہیے. ٹھیک, یہ ہم لوگوں میں نا کوٹ کے بھری ہے. آپ میں معذرت کے ساتھ اگر آپ یہاں دیکھ لیں, اپنے یہاں کے اداروں میں دیکھ لیں, کوئی ذرا سا مینجمنٹ میں آ جاتا ہے, اس میں کیسی فرونیت آ جاتی ہے. یعنی کہ سیلف ڈسپلن نہیں ہے. اگر سب اپنے کو سب صحیح کرنے تو کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے. بالکل صحیح. مگر جو ایجوکیشن جو ہے, دیکھیں آپ, ہم لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں, یہاں کہتے ہیں یہاں پہ بیسک ایجوکیشن کا نظام اچھا تھا. صحیح. لوگوں میں یہ تمیز تھی کہ بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور دوسروں کی رسپیکٹ کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ کیوں میں لگنا نہیں چاہتے. ہم لوگ 10 روپے دے کے اپنا کام کروا دیں. اب تو خیر پتہ نہیں ریٹ کچھ زیادہ ہی ہوگا. بھائی تو اگر کیوں میں لگنا ہے, آپ کیوں میں لگیں, کام کروائیں, تاکہ ایک سسٹم بنے اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں. یہ جب تک, کیونکہ دیکھیں کسی ملک میں جو سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے نا, وہ آدمی کی, وہ مین پاور ہے. وہ آپ کی مین پاور ہے. اگر آپ نے اسی ایسٹ کو خراب کر دیا تو آپ کی قومیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی.
आजकल आप ये देखें वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, वो दुआ जहरा जो बच्ची के साथ, यानी कि वो देखें वो बेचारा काजमी साहब जो है वो हर चीज के लिए तैयार। ये कहाँ का इंसाफ है कि माँ बाप को बच्ची से नहीं मिलने दिया जाए। ये अगर वो 30 साल की भी बच्ची हो तो कम से कम माँ बाप का तो हक है, माँ बाप का तो हक है, तो अल्लाह ने हक दिया है। कहने को तो बहुत कुछ है मगर क्या कहेंगे, तो रोना। चलें सर, बहुत शुक्रिया असद साहब, फोन आपने उठाया, बात की, मसाइल कैसे हल होने चाहिए आपने अपने ख्यालात से नवाजा। फ़िक़े जाफरिया के मुताबिक जो है वो निकाह उसका फस्ख है, इसके ऊपर बात हो चुकी है, वो निकाह हो ही नहीं सकता और वो अंडर एज है। ये खुल्ला बदमाशी हो रही है, उसको नरगे में लेकर आए, धक्के देते रहे, माँ बाप को धक्के दिए, 5 मिनट बात उससे नहीं कराई, जो कि माँ बाप का कानूनी हक था। तौहीन अदालत होती रही, अदालत में जज के सामने तौहीन अदालत होती रही। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? और इसके लिए अगर आज हमने इसको मसलकी मसला बनाया, हमने इसको ये सोचा कि मेरी बच्ची तो घर में महफूज है, वो तो मेहदी काज़मी की बच्ची है ना, मुझे क्या, मेरी बच्ची तो महफूज है, तो कल और पाकिस्तान में लोगों की बच्चियां महफूज नहीं होंगी, क्योंकि ये एक माफिया है और ये हाथ बढ़ाएगा। तो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को, जहां तक हमारी आवाज जाती है, इनके माँ बाप के साथ खड़े हों और जोर दें हुकूमत पर कि उसके चुंगल से निकालें। मतलब कौन ज़हीर, कौन है ये, कौन आदमी है, क्या उसकी, मतलब कौन है, कौन वो, जब फिक़े के एतबार से, हमारे एतबार से वो निकाह ही फस्ख है, और फिर उसके ऊपर गुस्ताखी करनी, बाज लोगों की जानिब से बच्ची को कुछ कहना कि जी बच्ची ऐसी, बच्ची वैसी। बच्ची उनके नरगे में है, उन्होंने ना जाने उसको किस तरह से उसको डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, उसको खौफजदा किया हुआ है कि वो खामोश है, कुछ बोल नहीं सकती है। वो चूंकि जिस तरह से उसके माँ बाप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिलसिला था नहीं, उसको ले जाया गया। कराची से लाहौर जाते में 1500 चौकियां पड़ती हैं रास्ते में, कैसे छोड़ दिया? वो अकेले फैक्ट पे बात करें ना, अकेले गई, कैसे छोड़ दिया? फिर जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अज़ाल साहब, खुश आमदीद। जी अरे आपको एक सच्चा वाक़या सुनाते हैं। ठीक है। पंजाब में एक गलत बंदा छोटा था। ठीक है। गुंडों ने उसे गलत बनाया, छोटे को महसूस हुआ गुंडे पागल हैं। ठीक है। तो वो मुखालिफ हो गया। ठीक। पागल कुत्ते उसे पकड़ने गए हीरो बनने के लिए। ठीक। लेकिन खुराक के मारे कुत्तों की तरफ भाग गए। ठीक है। बाद में पागल गुंडों को इज्जत की खातिर फौज को मैदान में आना पड़ा। ठीक। नियती अवाम को बुजुर्ग औरतों पर जुल्म करके उनकी गाड़ियां तक तोड़ के पागल गुंडे टीवी पर कहते हैं कि हमारी इज्जत करो। हाँ बात है, अल्लाह दे ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यकीनन मूसी भाई, एक वही बात कि स्ट्रेचर के ऊपर ये मामला पड़ा हुआ है, और एक तो है कि आपने सडन या इसके लिए जान बचाने के लिए क्या इकदाम करने हैं, और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम करने हैं। तो इसके लिए कुछ तो शॉर्ट टर्म आपने देखना है मामला, कि आपने थोड़ी सी अपनी जो आदतें हैं या जो एक इक़्तिदार परस्ती है, एक जो हसन भाई ने कहा कि फ़िरौनियत पाई जाती है, सब में ही फ़िरौनियत है। जो बस किसी की जेब में अगर थोड़ा सा भी माल आ गया, वो अपनी गली में फ़िरौन है। जो कोई मोहल्ले का बोझ उठा सकता है वो मोहल्ले में पहुंच गया, और जो शहर का कान टूटा है वो शहर के ऊपर अपना राज बना के बैठ गया। तो ये अपनी उन्होंने अपने बाउंड्रीज तय कर ली हैं, और यही अफसोस है कि कोई भी कानून के नीचे नहीं है, कानून उनके ताबे है। कानून आपको बताएगा कि हाँ हम हाजिर हैं, अगर इतवार को भी आपका मामला है, और अगर कोई छोटा चोर है, बेचारा छोटा डाकू है, उसकी जमानतें जो हैं, बल्कि आपने कहा ना 50 करोड़ फांसी दे दी गई है। जी हाँ, 50 अरब का आपने 50 करोड़ का किस चीज में, वो जो इतनी करप्शन करे तो उसको नैब की, हाँ नैब, बिल्कुल 50 करोड़ पे चोरी पे नैब बात ही नहीं करेगी ना। तो अब ये खुलेआम बयान तो कर रहे हैं, वो छुपा के रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, 50 करोड़ तो पक्के तुम्हारे। बल्कि आप तो बात, वो आजम नजीर तारड़ जो हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के वजीर कानून है, उन्होंने आज सेनेट में कहा है, उन्होंने कहा भाई हमने आपके बुजदार साहब को कोई 900 कनाल का केस उनके ऊपर बन रहा था, वो भी इसमें आ गए हैं एनआरओ में। तो 50 करोड़ से अगर आप भी इसमें अगर धुल रहे हैं, शफाफ हो रहे हैं, तो आप भी इस बारिश के नीचे आए
اور آپ اور ہم مل کے کھاتے ہیں. تو یہ تو بالکل آن ریکارڈ، آپ تو بات شاید آپ کو جی یہ بھی نہیں جی پتا تھا، یہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ آن ریکارڈ کہا جی ہے کہ جی بھائی آپ کے معاف ہو رہے ہیں تو ہمارے بھی معاف ہونے دو، تو مل جل کے ہم ہاں مل جو جل ہے کر وہ دیں. خدمت کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں نواز بٹ آپ کی معیاری محفل میں آٹا جی مہربانی بٹ صاحب، شکریہ. بات یہ ہے، سب سے پہلے ہمارے آغا صاحب انہوں نے پیاری باتیں کی ہیں، میں حیران ہو گیا ہوں. 2-4 پوائنٹ تھے، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے اس کا. اچھا. تو ماشاءاللہ صاحب علم ہے، اور حقیقی سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. دیکھیے فروخ بھائی کہ پاکستان اور ہندوستان میں مسئلہ جموں کشمیر ایک فلاش پوائنٹ ہے. جی ہاں. اس لیے کہ اس کو حل نہ کیا گیا تو کوئی تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ کبھی تا قیامت نہیں ہو سکتے. اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ بلکہ لازم طور پر انڈو پاک میں جنگ ہوگی، آئندہ ہو، کل ہو، آج ہو، آئندہ ہو. انڈیا کی یہ بھول ہے، بلکہ یہ بھول جائے ٹو ٹنگ کو کہ کیا جس نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کو چورا چورا کر دے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کے پاس اٹامک بم ہے جیسے انڈیا کے پاس ہے، ہمارے ساتھ پاس بھی ہے. تو یہ اس کی بھول ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، اور بہن بھائیوں کو ملیں گے. آپ کے ہمارے جو پرانے عزیز و کاربار سری نگر میں وہاں جائیں گے، آئیں گے. صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ فلاش پوائنٹ ہے، جنوبی افریقہ کو لے بیٹھے گا صرف اس کی ہٹ درمی سے، ہندوستان کی ہٹ درمی سے. کیا کہ جو مودی جو بات کر رہا ہے یہ غلط بات کرتا ہے کہ جنگ ہوگی اگر اس کو کشمیریوں کو حق نہ ملا، کیونکہ کشمیری کشمیریوں کا ہے، جموں کشمیریوں کا ہے، آزاد ملک ہے. اس کا ہو چکا ہے جنما میں، آزاد ایک ریاست ہے. بات ختم. اللہ صحیح. حافظ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی دیکھیے یقیناً بٹ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، جنگ تو اس میں طے ہے. کیونکہ دیکھیے جنگ صرف اسی صورت میں ٹالی جا سکتی ہے کہ عوام کو شعور دیا جائے، پڑھے لکھے لوگ سامنے آئیں. دیکھیے اگر ظالم کر رہا ہے تو صرف ظالم کی خبر پڑھ دینا تو ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جانے والی بات نہیں ہے نا، کہ فلاں نے فلاں جگہ یہ کر دیا. اور یہ ہر انسان کا معاشرے کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، کیونکہ کسی کا کچھ اثر نہیں ہے، ایک آدمی پہ تو اثر ہے، اپنی اولاد پہ تو. ہر انسان اپنے ذمے کی ذمہ داری ادا کرے. اگر ہندوستان اور پاکستان کا معاشرہ کل پڑھ لکھ جاتا ہے، یورپ کی طرح باشعور ہو جاتا ہے، تو نئی آنے والی انتظامیہ آپس میں ہاتھ بھی ملائے گی اور جنگ سے بھی دور ہو جائیں گے. اگر اسی طرح سے وحشی دونوں طرف بیٹھے رہے اور یہ ہوتا رہا کہ تم نے ٹرین کاٹی تھی، ہم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا تھا، تو ہم نے فلاں جگہ حملہ کیا، تو یہ ان دونوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. یہ تو اور ہے، تاریخ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بغیر کسی قانون کے شکنجے میں، بغیر آپ تو اس میں بہتری کی پر امید ہے نا. ہم تو شادی ہال کے اندر ایک لاش پڑی ہے، پاس لاش پڑی اور ہم کھانا کھا رہے ہیں. ہم چھوٹے موٹے چوروں کو جو خود ہی عدالت لگا کے گلی کوچے میں ہی ہم قتل کریں، تو یہ حیوانگی اور اس قسم کی جو ایک انارکی ہے، یہ تو مزید بڑھ گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے آج سے 50-100 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان میں زیادہ شوق تھا، خدا خوفی زیادہ تھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں گلی گلی محلے محلے میں کیا صورتحال ہے. پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا کی نہیں حیرت ہوتی ہے. صورتحال. تو یہ اور وہ حیرت ہوتی ہے بعض بجائے لوگوں بہتر پر ہونے کہ کے. وہ جی کہ جی وہ خون آشام بھیڑیوں کی تعریف کرتے. مطلب ابھی جب میں گیا ہوا تھا پاکستان، کراچی گیا ہوا تھا، کچھ پرانے دوست ملنے آئے، اس میں کچھ لوگوں نے اس میں الطاف حسین کا قصیدہ پڑھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کس بات کی شرم؟ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک ایسے درندے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اعمال پہ خوش ہیں، کل آپ اس کے اعمال میں جواب دہ ہوں گے، حصہ دار ہوں گے، کہ جس نے بوریوں کے اندر ٹکڑے کر کے انسانی لاشوں کو بھروا دیا صرف اس وجہ سے کہ کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے تو کوئی پٹھان ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر دوسری طرف سے اسی طرح سے کہہ کر کے یہ اردو اسپیکنگ ہے، مہاجر مت ڈالو، تو وہ آپ مطلب چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ الطاف حسین ہوں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے قصائی ہوں، نوند والے ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، رانا صاحب ہوں، جو بھی ہو، جن کے خون سے ہاتھ انسانیت کے رنگے ہوئے، انسانیت کے سے خون اس کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو ایک باشعور آدمی کو ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ ٹی وی پر آ کر ابھی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے پستی، ذہنی پستی اور کیا ہوگی؟ میری یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے. جی ہاں، اور کم از کم اس میں ہی شعور پیدا ہو جائے کہ ہم اگر کسی کو سیکنڈ کر رہے ہیں، کسی کے ظلم کے اوپر خاموش ہیں،
یا उनके हम नवा बने हुए हैं तो हम उनके जुर्म में शरीक हैं। तो शायद इससे ये फीलिंग आने के बाद शायद वाली बात है, अल्लाह करे सबको ये तौफीक मिले और ऐसे जालिमीन से दूरी अख्तियार करें, एग्जैक्टली तो थोड़ी सी तस्वीर हमारे यहाँ बेहतर हो सकती है। जी हमारे गालिबन भट्ट साहब भी दोबारा हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या जी मौला अली मदद। जी भट्ट साहब फरमाइए। फारूक भाई माजरे के साथ कोई बात नहीं दोबारा हाजिर हुआ हूँ 2 मिनट के लिए। जी जी उससे पहले हमारे एक भाई आए थे तो वो कहते थे कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सियासतदानों या किसी ने कुछ नहीं बेचा। ठीक है। तो तारीख के झरोखों में देखना चाहिए सही हकीकत के साथ। मोसी भाई ने जो बात की तो ये तारीख का आईना सच सामने आपके पड़ा है कि जब 1947 के अंदर मलेशिया फोर्स और ये कबायली किसने उतारे थे? ये पाकिस्तान आर्मी ने उतारे थे ना। तो ये अगर सच है तो फिर ये तो कहना पड़ेगा ना कि उतारे थे। अभी कल की बात है, मैं जब मुल्क में था, जब हम बॉर्डर लाइन पे गए तो वहाँ मलेशिया फोर्स ने हमें मारा, कितने हजारों की तादाद। अभी जो पिछले साल 2 साल पहले की बात है, ये कोहालापुर के ऊपर ये मलेशिया फोर्स थे, ये कौन उतारता है? कोई हिंदुस्तान तो नहीं उतारता। तो उस पार जो श्रीनगर है या वादी है उसके अंदर ये हाफिज सईद और ये हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ये कौन लॉन्च करता था? ये ISI लॉन्च करती थी। हम डंके की चोट पे कहते हैं ये करती थी। जब इनके वफादार पूरे हो जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। ये हकीकत पे मबनी बात है। तो उसको भी इन्होंने ही मौका दिया ना। आज कितने साल हो गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप मुझे बताएं ना कि उनके हकूक मिल रहे हैं? किसने किया था? ये इन्होंने किया था। ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अदारों ने किया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया था। तो जब हम बात करते हैं तो खुदा के लिए हम कलमा पढ़ के आपको बताएं या कुरान पे हाथ रख के बताएं कि हम पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान के मजलूम अवाम की बात नहीं करते। हम उन अदारों की बात करते हैं। बलोचिस्तान इनको अपना संभाला नहीं जाता, सिंध आपसे संभाला नहीं जाता, पानी आप उनको दे नहीं सकते। डैम हमारे मुल्क में बन रहे हैं, आप कालाबाग डैम बनाए ना। 70 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बन सकता। आपने अभी कोटली में डैम बना दिया, आपने मीरपुर में डैम बना दिया, आप मुजफ्फरा पानी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ये कब्जे हैं। तो ये खुदा के लिए इनको गलत तरफ लेके न जाया जाए। तो ये तारीख के झरोखे में पड़ा जाए। अगर सही बात सर, करता है तो पाकिस्तान भी इसमें बराबर का शरीक है। बिल्कुल अगर गुरुद्वारे वाला बॉर्डर लाइन खुल सकता है, अगर वहाँ हमारे सिख भाई आ सकते हैं तो यहाँ जम्मू में क्यों नहीं खुल सकता? वादी में क्यों नहीं खुल सकता? मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं खुलता? वहाँ तोपे क्यों चलती हैं? आर पार कश्मीरियों को मारा जाता है। खुदा के लिए सच की बात किया करो। हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं है, डंके की चोट पे कहेंगे, रियासत के मुखालफ नहीं है। मुखालफ होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के होंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे। जो भी हमारी रियासत, हमारी धरती के खिलाफ बात करेगा, हम उसके खिलाफ बात जरूर करेंगे। जहाँ तक मुमकिन हम उसके खिलाफ जंग भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं देखेंगे ये पाकिस्तान है, ये ठीक है भट्ट साहब, हमसे जंग ना करें भट्ट साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम आपकी बात सेकंड करते हैं। तो यकीनन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते हैं और हर किसी का काउंटर यकीनन नैरेटिव भी है। तो इस पर सब लोग इस पर बात इत्तेफाक करें ना करें, आपकी मर्जी है। अच्छा, अभी अल्ताफ हुसैन की बात की तो मैं एक खबर ये भी थी कि शायद MQM और फारूक सत्तार, आफाक अहमद और पता नहीं इसमें सच्चाई है, मुस्तफ़ा कमाल, तो ये जो कल परसों अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, नून लीग पहली, TLP दूसरी और ये न 3 में न 13 में, तो शायद दोबारा इकट्ठे होने की ये सोच रहे हैं। और क्या देख रहे हैं सर कि कितनी मैंने सुना था कि जब मैं गया हुआ था तो कहीं बैठा हुआ था किसी बड़े जिम्मेदार की हैं, तो उन्होंने कहा था कि आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन के दरमियान जो है बकौल उनके, इसमें मुझे नहीं पता सच है या नहीं, काफी बड़े जिम्मेदार आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि कोशिश हो रही है कि पहले उनको दोबारा लॉन्च किया जाए और उसके बाद आफाक अहमद के हवाले कर दी जाए। तो मगर ये मार्च में होना था तो शायद कुछ में कुछ दिल में तकलीफ आफाक अहमद की हो गई थी, तो वो लंदन जा नहीं पाए थे, तो इसलिए वो मामला थोड़ा सा टल गया था। तो अब मगर देखिए बात ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी देख लें। क्योंकि जरदारी साहब पूरा सिंध पकड़ के बैठ गए, एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर नहीं पा रही उनका। जब हाथ डालते हैं उनकी करप्शन पे तो वो इनको ब्लैकमेल करते हैं और सिंधु देश का नारा और पाकिस्तान ना खप्पे की बात शुरू कर देते हैं। अब उनको अंदर से कमजोर करने के लिए वाहिद एक जरिया दिखाई देता है अल्ताफ हुसैन। अगर अल्ताफ हुसैन को लॉन्च कर दिया जाए तो खैरपुर तक का हिस्सा खा जाएगा वो। पिछले दिनों राव अनवार साहब मुझे लग रहा है वो भी लॉन्च किए गए हैं। वो हालांकि जरदारी साहब ने उनको अपना बच्चा करार दिया था, लेकिन वो उन्होंने कल परसों एक बड़े चैनल पे आके कह रहे हैं कि जी JIT में और ये मामलात में काफी सुस्तरवी दिखाई गई। खुद बेनजीर केस में सुस्तरवी दिखाई पीपल्स पार्टी ने।
बकौल राव अनवार जो उनका बच्चा था, तो ये देखिए अब लगता है उससे कि काम कोई लिए एक और अब उससे उजैर काम लिए बलोच हैं। या एक और बंदा जो है हाँ वो उसको पैदा किया गया है कि ताकि बवक्ते जरूरत काम आए, ये नहीं लग वो रहा है। देखिए देखिए इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है ना कि कहीं पर भी कोई पूरा बाइख्तियार ना हो, यही बात है। और तो बाइख्तियार ना हो, उसके अंदर डिवाइड एंड रूल हो। तो अगर सिंध में की हुकूमत है तो वहां पर भी दो पार्टियां हों, अगर पीपल्स पार्टी है तो उसको मजीद कमजोर किया जाए ताकि इनको अपने इशारे पर तिगनी का नाश न जाया जा सके। तो उसमें हम्म। जरदारी को भी उनके भी केसेस इनको मालूम होंगे, तो उसमें भी वो हाथ डालेंगे। वो राव वो अनवार कब तक जिंदा बचते हैं, अगर वो जी जरदारी के खिलाफ खड़े हो गए तो ये भी देखना है। और दूसरे जी गवर्नमेंट जो उनके पीछे हैं उनको बचाने की कोशिश भी करेंगे, इससे भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एमकेएम को लाके भी आधा सिंध को तोड़ा जा सकता है, इसकी भी वो कोशिश करेंगे। तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है, मगर मेरे पास अभी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि जितने मेरे जराए वहां से अभी कोई इस पर हतमी कोई चीज शक्ल अभी सामने मेरे नहीं आई है। मगर हाँ, सुनी सुनाई बात जरूर है और जिम्मेदारान की तरफ से है कि ऐसी बात सोची जा रही है कि इनको लाया जाए ताकि इनकी पावर को थोड़ा सा इनको लगाम दिया जाए। तो ये बिल्कुल रोज सही चले। वफाक को धमकाते हैं ना, इसलिए। जी जी बिल्कुल सही मुसीब भाई, टाइम खत्म हो गया और यकीनन जिन जिन इश्यूज और इन मामलात पे जब जिन पे हमने बात की, तो बिल्कुल एक जो ख्वाब है हमारा वो यही है कि अल्लाह करे जो कायदीन हैं, चाहे वो वर्दी में हैं चाहे जिस भी रूप में है, वो आवाम का पहले सोचें, कौम का पहले सोचें, अपने अंदर जो अना है, अपने अंदर जो फिरौनियत है उसको फिलहाल पस पुश डाल दें। लेकिन फिर हमें इस मंजर में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है या कहीं से कोई बर्फ़ जो है वो पिघलती नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे कोई हालात अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। द फोकस लाएंगे मूसी भाई कल तकरीबन 4:30 बजे, और नाज़रीन मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह तकरीबन 5:30 बजे कल होगी इसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम इवनिंग आवर में। देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।